हेवन में रहने वाले लोगों को हेल में रहने वालों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं होती। यह एक फ्रेज है जो जोसी द ड्वार्फ ने कही थी। कहानी की शुरुआत में एक यंग मैन अंधेरे में बैठा होता है जो बार बार खुद से यही दोहराता रहता है कि उसे आखिर तक जाना है, जिस पर वह खुद को स्क्रैच करता है, क्योंकि जो इंसान हेल में रहता है वह हर पल हेवन के बारे में सोचता रहता है। वह जिस मैसेज को लगातार घूर रहा होता है उसमें लिखा होता है कि उसे ऑल्टरनेट वर्ल्ड के एंड तक जाना है, जिसे देखकर वह लड़का काफी कंफ्यूज फील करता है। इसके बाद फिर से प्रोटैगनिस्ट वही सपना देखता है जो उसने पहले कार की बैक सीट पर सोते समय देखा था, जिस पर अचानक एक तेज लाइट उसकी तरफ आती है। उसे खुद नहीं पता कि वह इतने सालों से इस केव में अकेला कैसे फंसा हुआ है। उसके पास बस एक ही चीज थी, सेलेस्टियल मार्शल आर्ट्स की एक बुक। आगे फिर एक मैसेज अपीयर होता है जिसमें लिखा होता है कि अगर वह घर वापस जाना चाहता है तो उसे पूरा रास्ता तय करना होगा और तब वह अपने फैमिली को फिर से देख पाएगा। एक दिन उसे मैसेज मिलता है कि ट्यूटोरियल आखिरकार कंप्लीट हो चुका है, जिस पर उसी पल हमारा हीरो जाग जाता है। लड़का रो रहा होता है क्योंकि वह आखिरकार यहाँ तक पहुंच गया था, लेकिन जैसे ही वह पोर्टल क्रॉस करता है वह जगह उसकी दुनिया नहीं होती, बल्कि यह तो हर चीज की बस शुरुआत होती है। यह देखकर वह पूरी तरह डिस्पेयर में चला जाता है। उसे समझ नहीं आता कि यह सब क्यों हो रहा है। उसे घर वापस जाने की कोशिश करते हुए पूरे 10 साल हो चुके होते हैं। उसी समय कोई प्रोटैगनिस्ट को आवाज देता है और कहता है कि उसने लड़के की आवाज सुनी थी, इसलिए देखने आया है। आगे वह आदमी यह भी कहता है कि वह लड़के को जाने देना चाहता था, लेकिन उसका फैमिली भूखा मर रहा है, जिस पर वह कहता है कि उसे लड़के का फ्लैश चाहिए। उसकी आंखों में साफ डर दिख रहा होता है। तभी एक सोर्ड जमीन पर गिरती है। हमारा हीरो जिंदा होता है और जो कुछ हुआ उसके लिए उस आदमी को ब्लेम कर रहा होता है। उसका दिमाग गिल्ट से भरे वर्ड से भर जाता है। उसी पल एक मैसेज आता है कि मार्शल आर्ट्स का लेवल इंक्रीज हो गया है। इस ट्रेजेडी के बावजूद प्रोटैगनिस्ट एक नए लेवल तक पहुंच चुका होता है। धीरे धीरे वह इस सिचुएशन को अम्यूजिंग समझने लगता है और फिर वह अनकंट्रोलेबली हंसने लगता है। उसी मोमेंट उस मैसेज को देखकर उसे समझ आ जाता है कि उसे उस मार्शल आर्ट्स बुक के साथ क्या करना है, यानी खुद को लेवल अप करते रहना है। अपने वर्ल्ड में वापस जाने के लिए उसे मैक्सिमम लेवल तक पहुंचना होगा। अब प्रेजेंट टाइम में एक लड़का डिमोनिक सेक्ट लीडर की तरफ भागता है। प्रोटैगनिस्ट एक हारे हुए आदमी से पूछता है कि वह सेक्ट लीडर की कौन सी जनरेशन से है। उसकी गर्दन पर सोड रखते हुए वह कहता है कि वह 8th जनरेशन का सोड एम्परर है। यहाँ ये साफ होता है कि हमारा हीरो पहले ही 6th और 7th जनरेशन को हरा चुका है। प्रोटैगनिस्ट को ये काफी कूल लगता है कि वे लोग बार बार उसे चैलेंज करने लौट आते हैं। फिर एक स्ट्राइक में हीरो अपने ओपोनेंट को खत्म कर देता है। इसके बाद एक फॉलोवर अपने लीडर का बदला लेने के लिए अटैक करता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि जो खुद को डेमिकन सेक्ट से बताता है उसे ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। बिना रियलाइज किए उस लड़के का फेस पकड़ लिया जाता है। हीरो मानता है कि वह लड़का काफी ब्रेव है, किसी वजह से लड़के का बॉडी मूव नहीं करता। तभी एनर्जी की एक बैरियर क्रिएट होती है। प्रोटैगनिस्ट की पावर मॉन्स्टर्स होती है। ये डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के बाद हीरो उस लड़के से कहता है कि जब वह और स्ट्रांग हो जाए तब फिर से उसे चैलेंज करे। वह बस चाहता है कि उनकी अगली एनकाउंटर फन हो। अब वह उस सेक्ट का नेक्स्ट लीडर बन चुका होता है, लेकिन अफसोस इस बार जिस मास्टर से उसने फाइट की वह कुछ खास नहीं था। प्रोटैगनिस्ट को समझ नहीं आता कि खुद को एंटरटेन करने के लिए क्या करे। सब कुछ इतना बोरिंग हो जाता है कि वह मार्शल आर्ट्स मास्टर्स का एक ग्रुप बनाने के बारे में सोचने लगता है। हीरो आंखें खोलता है और स्काई की तरफ देखता है। उसे इस रियलिटी में रहते हुए पूरे 140 साल हो चुके होते हैं। शुरुआत में उसका बस एक ही गोल था, घर वापस जाना, लेकिन अब उसे अपने फैमिली के फेसेस तक याद नहीं रहते। उसके लिए हेवन कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि यह हेल जैसी लाइफ ही उसकी रियलिटी बन चुकी होती है। हीरो की पेशेंस अब लिमिट तक पहुंच चुकी होती है। उसी पल एक मैसेज अपीयर होता है। प्रोटैगनिस्ट आखिरकार मैक्सिमम लेवल तक पहुंच चुका होता है। इसके साथ ही डिविनिटी असेंशन रिस्ट्रिक्शन रिमूव हो जाती है। मैसेज में लिखा होता है कि वह अर्थ वापस जा रहा है। इतने लंबे समय बाद यह आखिरकार होने वाला होता है। हीरो को यह अम्यूजिंग लगता है कि जब उसने सब कुछ छोड़ दिया तब इन बीइंग्स को उस पर पिटी आई। शायद ये बीइंग्स बस प्रोटैगनिस्ट के साथ खेल रहे होते हैं। अब हीरो डेटी जैसी पावर को टच कर रहा होता है। प्रॉब्लम ये होती है कि ये सब सेंस नहीं बनाता, क्योंकि उसके अंदर अभी भी कार्नल डिजायर्स होती हैं। हीरो सोचता है कि क्या वह हमेशा से इमोशन से भरा हुआ रहा है। इतना समय गुजर चुका होता है कि शायद उसका फैमिली अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब उसके अंदर वापस लौटने की डिजायर भी नहीं रहती। उसे मोटिवेट करने वाली बस एक ही फीलिंग बचती है, रिवेंज की। मैसेज उससे पूछता है कि क्या वह अपने वर्ल्ड में वापस जाना चाहता है। हीरो उस इंसान से बदला चाहता है जिसने उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय की थी। उसका हेट्रेड इतना इंटेंस होता है कि वह आसपास का पूरा फॉरेस्ट एक्सप्लोर कर देता है। वह चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, उसका एंड तय होता है, यह वह पक्का जानता है। एक तेज लाइट पूरे एरिया को इनगल्फ कर लेती है। 140 सालों के बाद वह वापस घर जा रहा होता है। ईयर 2011 अर्थ चशिहायन इंसिडेंट से पहले एक रेडिएंट वुमन कहती है कि नाइटमेयर्स आने वाले दिनों में शुरू होने वाले हैं। उसी समय फॉरेस्ट के बीच में एक गेट ओपन होता है। वह वुमन कहती है कि ह्यूमैनिटी को इवॉल्व करना होगा। दूसरी तरफ हजारों रेड आईज बाहर आने का इंतजार कर रही होती हैं। वह कहती है कि लोगों को अपनी ब्लेसिंग्स वेस्ट नहीं करनी चाहिए। कोई और कहता है कि चाशी हायन के आने का टाइम हो चुका है। कोरिया ईयर 2025 रेड वुल्फ डंजन। वुल्फ्स का एक पैक एक यंग मैन का पीछा कर रहा होता है और वे वुल्व्स मॉन्स्टर्स होते हैं। आर्चर टेक्निक, पावरफुल एरो, एक स्ट्रॉन्ग रेन ऑफ मैजिक उस यंग मैन की लाइफ बचा लेता है। जिसने उसे बचाया होता है वह लीडर चान सोल होती है। वह थैंकफुल होती है कि वह टाइम पर पहुंच गई, लेकिन अब उन्हें रिट्रीट करना होता है। इसी बीच डिस्ट्रैक्शन में एक वुल्फ पीछे से अटैक कर देता है। यहाँ तक कि लीडर भी उसे रोक नहीं पाती। दुर्भाग्य से वह अकेला नहीं होता। उसके ग्रुप के सभी मेंबर्स क्रीचर्स द्वारा खाए जा रहे होते हैं। शान समझ जाती है कि सिचुएशन बेहद डेंजरस है, क्योंकि वुल्व्स एंडलेस लगते हैं। उसका माना भी खत्म होता जा रहा होता है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। chaos के बीच वह अपने एक आदमी को भागते हुए देखती है। वह उसे आवाज देने की कोशिश करती है, लेकिन वुल्व्स से डील करना भी जरूरी होता है। धीरे धीरे वह भी सिचुएशन पर कंट्रोल खोने लगती है। सीओ फॉरेस्ट में डेस्परेट होकर भाग रहा होता है। उसे लगता है कि इस ग्रुप को ज्वाइन करना उसकी लाइफ का सबसे बड़ा मिस्टेक था, इसलिए वह बचकर निकल जाना चाहता है। उसी मोमेंट उसके सामने एक पोर्टल ओपन होता है। ऊपर से एक एरो ठीक उसके सामने जमीन में आकर लगती है। ऐसी को उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे इतनी दूर तक फॉलो करेगा। शिनसोल उसे भागने देने को तैयार नहीं होती। सू बातों से बचने की कोशिश करता है और कहता है कि वह खुश है कि उसकी लीडर अभी भी जिंदा है। तुरंत ही लड़की उसकी शर्ट पकड़ लेती है और चिल्लाकर कहती है कि उसने उसे डेंजर्स के बारे में वार्न किया था। अब पूरी टीम मर चुकी होती है, लेकिन सू को बस यही फर्क पड़ता है कि वह खुद जिंदा है। चार्ज कम से कम ये देखकर खुश होती है कि लड़के का रियल फेस सामने आ गया है। वह उससे बात करना छोड़ देती है और उसे जाने के लिए कहती है, क्योंकि उसे शक होता है कि इस बार सू का फादर उसे बचा नहीं पाएगा। उसी पल उसकी
उसकी आंखें हेट्रेड से भर जाती हैं और वह अपनी लीडर को पुकारता है। इससे पहले कि वह रिएक्ट करे, सो पीछे से अटैक कर देता है। उसकी रेड एबिलिटी उसके हाथ के चारों ओर घूमती है और उसके चेस्ट पर स्ट्राइक करती है, जिससे वह दूर जा गिरती है। वह तब रुकती है जब एक ट्री से टकराती है। सायो उसके बाल पकड़ता है और मानता है कि लड़की बेकार है। उसे लगता है कि लड़की जरूरत से ज्यादा एरोगेंट थी। वह सोचता है कि अगर उसे फेमस होना है तो वह उसकी मदद करेगा। एसआईओ उस स्टोरी के बारे में बताता है जो वह सबको सुनाने वाला है कि चा की वजह से मिशन पर गए सभी लोग अनाइलेटेड हो गए। वह फिर से वही मैजिक एक्टिवेट करता है। अब सीईओ उसकी लाइफ खत्म करने वाला होता है। उस मोमेंट आसमान में एक स्टॉर्म बनता है और लाइटनिंग सीधे लड़के के पीछे स्ट्राइक करती है। जैसे ही स्मोक क्लियर होता है, उसी जगह एक फिगर दिखाई देता है। चाशी हायन बैटलफील्ड में अपीयर होता है। आखिरकार वह अर्थ वापस आ चुका होता है। प्रोटैगनिस्ट इस बात पर हंसता है कि मैक्सिमम लेवल तक पहुंचने का रिवॉर्ड अर्थ पर वापस आना है। यही वजह होती है कि वह रिवेंज की कसम खाता है और ये एक प्रॉमिस बन जाती है। उसी समय हीरो एक आवाज सुनता है जो उसे मॉक कर रही होती है। सीईओ को लगता है कि प्रोटैगनिस्ट खुद को बहुत ज्यादा समझ रहा है। वह जानना चाहता है कि यह हीरो कहां से आया है और किससे एफिलिएटेड है, जिस पर चाशी हायन बिना रुके वहां से चल देता है। एसआईओ को यकीन नहीं होता कि उसे खुलेआम इग्नोर किया जा रहा है। हीरो ऑब्जर्व करता है कि लड़की अभी अभी फाइट करके मॉर्टली वुंडेड है और फिर भी उसे इग्नोर किया जा रहा है, जो देखकर सू और ज्यादा फ्यूरियस हो जाता है। लेकिन सबसे बुरी बात यह होती है कि उसने उस लड़के को चा के साथ देखा था और अब वह उसे जाने नहीं दे सकता। भले ही उसे नहीं पता कि यह इंसान कौन है, लेकिन उसे इससे छुटकारा पाना ही होगा। चाशी हायन नोटिस करता है कि लड़की ने एक नेकलेस पहना हुआ है जो उसका अटेंशन खींच लेता है। प्रोटैगनिस्ट लड़की को ऑब्जर्व कर ही रहा होता है कि सेया उसे कुछ न कहने की वार्निंग देती है, लेकिन वह जवाब का इंतजार किए बिना अटैक कर देता है। तभी एनर्जी का एक सर्ज उसे पीछे धकेल देता है। प्रोटैगनिस्ट की पावर ओवरवेलमिंग होती है और उसी इंस्टेंट में सीआईए को रियलाइज होता है कि वह कितने बड़े डेंजर में है। चाशी हायन कहता है कि वह पहले ही समझ चुका था कि क्या हुआ है। इतना ही नहीं, उसे याद आता है कि लड़के ने उसका नाम पूछा था, जिसके बाद वह खुद को सुप्रीम सोर्ड का एम्परर बताते हुए अपना नाम चाशी हायन इंट्रोड्यूस करता है। बिना रियलाइज किए हीरो पहले से ही उसके बिल्कुल सामने खड़ा होता है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसने जो भी कहा उसका सेयो के लिए कोई मतलब नहीं होगा। तभी एनर्जी की एक बीम निकलती है और लड़के को डिसइंटीग्रेट कर देती है। वह एनर्जी फॉरेस्ट के अंदर तक एक रास्ता कार्व करती हुई मैसिव एक्सप्लोजन क्रिएट करती है। उस बेचारे लड़के का ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं बचता। इसके बाद हीरो उसकी तरफ पीट कर लेता है। अब उसे सिर्फ जमीन पर पड़ी लड़की की चिंता होती है। वह उसका बड़ा भाई होता है। जब चांसेल बच्ची थी तब उसके पेरेंट्स उसे उसके टैंट्रम रोकने के लिए डांटते थे। उसकी माँ कहती थी कि वह अब बड़ी हो रही है। उसका भाई कहता था कि उसे बस अम्यूजमेंट पार्क बहुत पसंद है, लेकिन अगर वे ज्यादा देर रुकते तो वो उनकी माँ की लाइफ और मुश्किल कर देता। असली वजह यह थी कि वह जाना नहीं चाहती थी क्योंकि उसका भाई साथ नहीं आ रहा था। उसे पढ़ाई के लिए रुकना था। वह प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरता है। चैडिमल का बड़ा भाई प्रॉमिस करता है कि यूनिवर्सिटी में होने के बावजूद वह हमेशा उससे मिलने आएगा। जब भी वे साथ होंगे वह उसे अम्यूजमेंट पार्क ले जाएगा। इस प्रॉमिस के साथ वह खुश हो जाती है। व्हीकल में वापस आकर वह उसे गोद में उठाने को कहती है और वह यह जानते हुए भी उसकी बात मान लेता है कि एक दिन वह इतनी छोटी नहीं रहेगी। एक्सीडेंट के सीन में चा खुद को लगातार ब्लेम करती रहती है। सोचती है कि अगर वह जिद्दी न होती तो यह सब नहीं होता। अगर उसकी वजह से नहीं तो उनके पेरेंट्स आज भी जिंदा होते। छोटी चा अपने भाई को ढूंढती है, लेकिन वह बिना किसी ट्रेस के गायब हो चुका होता है। प्रेजेंट में उसका आर्म हील हो रहा होता है। अचानक वह जाग जाती है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वह ठीक हो जाएगी, लेकिन पूरी तरह रिकवर होने में टाइम लगेगा। चा पूछती है कि वह आदमी कौन है, जिस पर वह कहता है कि उसे अंदाजा था कि वह उसे पहचान नहीं पाएगी। वह कहता है कि अब वह उसे उठा नहीं सकता क्योंकि अब वह बड़ी हो चुकी है। यह सुनकर चा सोचती है कि यह इम्पॉसिबल है। एक पल के लिए चॉन सोल को अपने बड़े भाई की झलक दिखती है। उसे याद आता है कि वह उससे कहता था कि चाहे वह दूर ही क्यों ना हो, उसे ब्रेव रहना है। उसका पहला रिएक्शन गुस्से का होता है, फिर इमोशंस का मिक्स आता है और वह बस यही पूछ पाती है कि वह इतने सालों से कहां था। चाशी हायन उसे कंफर्ट देने के लिए हग करता है, लेकिन जैसे ही उसे अपनी सिचुएशन याद आती है वह उसे धक्का देकर दूर करती है और सेयो को ढूंढने लगती है। तभी उसका भाई उसे दिखाता है कि उस आदमी का क्या बचा है जो उस पर अटैक कर रहा था। चाय गंसोल शॉक में चली जाती है। लड़की पूछती है कि यह किसने किया और वह इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लेता है। उसी मोमेंट शाय उनसेल अपने भाई को पकड़ती है और कहती है कि उन्हें भागना होगा। बाद में अपार्टमेंट में चाशी हायन कहता है कि दशकों बाद वह इस जगह को देख रहा है और सब कुछ अब भी वैसा ही है। उसकी सिस्टर कहती है कि डायरेक्टर सियोकंग जिंग उनके पीछे आएगा। ये आदमी जो उस लड़के का फादर है जिसने उस पर अटैक किया था, ऑरोरा गिल्ड का डायरेक्टर है और एक फॉर्मर गैंग मेंबर भी रहा है, जिसे बेहद डेंजरस माना जाता है। वह कोरिया के 11 हाई रैंक हंटर्स में से एक है। चान सोल को मिशन के बारे में बहुत पहले रिपोर्ट कर देना चाहिए था, इसलिए सियोकांग जिंग को अब तक अपने बेटे के बारे में किसी न किसी तरह से पता चल चुका होगा और क्योंकि वह मिशन की अकेली सर्वाइवर है, वह नंबर 1 सस्पेक्ट बनेगी। चाशी हायन पूछता है कि क्या उसकी सिस्टर इसी बात को लेकर वरीड है। अगर ऐसा है तो वह इस एसी कांगजिंग को भी खत्म कर देगा, जिस पर लड़की उसे नॉनसेंस बोलना बंद करने के लिए डांटती है। वह आदमी लेवल 50 से ऊपर है और वह चांद से एग्जीक्यूटिव नहीं बना है। ऊपर से वह पहले ही अपने भाई के अचानक 14 साल बाद लौट आने और अजीब बातें करने से परेशान है। वह कहती है कि पेरेंट्स के जाने और भाई के गायब होने के बाद उसकी लाइफ बहुत मुश्किल हो गई थी। एक बार फिर वह जानना चाहती है कि वह इतने सालों तक कहां था। पहली बार चाशी हायन को अपने पेरेंट्स के साथ क्या हुआ था इसकी कंफर्मेशन मिलती है। फिर वह कहता है कि उसकी सिस्टर को उसका बात करने का तरीका अजीब लग रहा है। प्रोटैगनिस्ट बताता है कि वह इतने सालों तक नूरिम नाम की जगह पर रहा है, लेकिन आगे कुछ कहने से पहले वह सब कुछ समझना चाहता है। वह जानना चाहता है कि हंटर क्या होता है, गिल्ड क्या होता है और क्या इस वर्ल्ड में भी लेवल्स का कॉन्सेप्ट है। चैनसोल उसे आराम से लेने को कहती है क्योंकि ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और वह इस टॉपिक को बाद के लिए छोड़ना चाहती है। अभी उसे एक काम है। आर्चर ऑरोरा गिल्ड की तरफ जा रही होती है, इसलिए उसे उसका इंतजार करना चाहिए। चाशी हायन अपने रूम में जाता है और यह देखकर इंप्रेस्ड होता है कि कुछ भी बदला नहीं है। प्रोटैगनिस्ट ये भी सोचता है कि उसकी सिस्टर अब पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। अब उसे वह कूल ओल्डर ब्रदर बनना है जो वह इतने सालों तक नहीं बन पाया। शुरुआत के लिए वह सो कॉल्ड सोल कांग जिन के पीछे जाने वाला होता है। उसी मोमेंट अपार्टमेंट के एंट्रेंस से एक तेज आवाज आती है। वहाँ 3 मेन इन ब्लैक खड़े होते हैं। उनमें से एक स्पेल एक्टिवेट करता है और अंदर घुसने की कोशिश करता है, तो तीनों दरवाजे पर खड़े होते हैं फाइट के लिए रेडी। उनमें से एक पूछता है कि लड़की कहाँ है। चाशी हायन को इसकी उम्मीद नहीं होती। सीओ कांग जिन खुद उसके पीछे आ चुका होता है। दूसरी तरफ शनिल सीधा ऑरोरा गिल्ड ऑफिस की तरफ जाती है, लेकिन उसे डर होता है कि बिल्डिंग में कदम रखते ही उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। वह यह भी सोचती है कि क्या कोई है जिससे वह मदद मांग सके। उसी समय ऑर्गेनाइजेशन की वाइस लीडर ली जी आकर पूछती है कि क्या वह ठीक है।
वह सोच रही थी कि लड़की गिल्ड लीडर के बेटे के साथ मिशन पर गई थी। वह जानना चाहती है कि क्या कुछ हुआ है। चाय को लीजी से इस तरह टकराने की उम्मीद नहीं होती। आखिरकार यह वुमन साउथ कोरिया की स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक है। वह ट्रूली लॉयल और फेयर है, लेकिन यह समझना मुश्किल है कि वह क्या सोच रही होती है। शायद यही उसका एकमात्र चांस है। अपार्टमेंट इन्वेजन के दौरान चाशी हायन को यह सब बेहद बोल्ड लगता है। वह इंट्रूडर्स को स्कोल्ड करता है, कहता है कि किसी और का दरवाजा तोड़ना गलत है। एक वॉरियर गुस्से में आ जाता है, लेकिन लीडर उसे काम रहने को कहता है। सीओ जानना चाहता है कि चॉन्सोल कहाँ है। उसे हीरो से कोई मतलब नहीं होता। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वह उस इंसान को ढूंढ रहा है जिसने उसके बेटे को मारा, जिस पर हीरो साफ कह देता है कि वह वही है। तुरंत ही आदमी कंट्रोल खो देता है, लेकिन चाशी हायन के लिए यही सही तरीका होता है। एसईओ देखना चाहता है कि क्या वह सच में इतना स्ट्रांग है। दोनों फुल फोर्स के साथ क्लैश करते हैं। उसी समय ली इस चाशी हायन से मिलने के लिए काफी ईगर होती है। सीओ अटैक करता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट उस स्ट्राइक को डॉज कर लेता है। वह एनालाइज करता है कि उसके ओपोनेंट की स्वॉर्ड में बहुत एनर्जी है। लगता है ये वही हंटर्स में से एक है जिनका जिक्र उसकी सिस्टर कर रही थी। सोचने पर लगता है कि वह लड़का भी इसी तरह का एक अजीब स्किल यूज कर रहा था। शायद कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना वर्थ हो। उसका ओपोनेंट फिर से स्ट्राइक करने की तैयारी करता है। एसआईओ कांगजिन ब्लोज का एक कॉम्बो लेकर आता है। आखिरी सेकंड तक प्रोटैगनिस्ट बिल्कुल भी फ्लिंच नहीं करता। जैसे ही स्वॉर्ड उस पर लगती है, एक बैरियर उस ब्लो को ब्लॉक कर लेता है। साफ है कि हीरो ने पहले ही सब समझ लिया था। चाशी हायन को लगता है कि उसका ओपोनेंट सुप्रीम मास्टर लेवल पर है, जो कि सच में इंप्रेसिव है। हमारा हीरो सिर्फ एक हाथ से अटैक ब्लॉक कर लेता है, बिल्कुल कुछ भी न होने जैसा बिहेव करते हुए। प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि क्या उसके जैसे और भी 1000 लोग हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर सबऑर्डिनेट्स अपने डायरेक्टर की हेल्प के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी लाइट की एक बीम उनके एक शील्ड पर लगती है। चाशी हायन इंटरप्ट होने पर गुस्सा हो जाता है। तभी उसकी नजर एक फायरी ग्लो पर पड़ती है। मेज उस पर फायरबॉल छोड़ता है। यह देखकर वे लोग मान लेते हैं कि उन्होंने फाइट जीत ली है, और उसी चांस में वॉरियर अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। लेकिन चाशी हायन आराम से उसकी ब्लेड पकड़ लेता है। उसके लिए अब चीजें मजेदार होने लगती हैं। एक पल के लिए वॉरियर पावर की एक गहरी एबिस में झांकता हुआ फील करता है। प्रोटैगनिस्ट सिर्फ अपनी एनर्जी से उसे पीछे धकेल देता है। वह समझ ही नहीं पाता कि कोई इंसान इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है। इससे वह सोचने लगता है कि यह पर्सन असल में है कौन। उसकी सिस्टर के मुताबिक वह सिर्फ 14 साल से गायब था, और जिन लोगों से वह फाइट कर रहा है वे मार्शल मास्टर लेवल के हैं, यानी बेहद टैलेंटेड। ह्यूमैनिटी ने सिर्फ 14 साल में मिराम लेवल तक पहुंच बना ली है और कई सुप्रीम मास्टर्स भी पैदा कर लिए हैं। यह सच में इंप्रेसिव रहता है, लेकिन फिर भी वे 10 ग्रेट मार्शल मास्टर्स जितने स्ट्रांग नहीं है। चाशी हायन को याद आता है जब वह उनके सामने खड़ा था। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि जांगू रैंकिंग में उसका नाम शामिल नहीं था, इसी वजह से उसने जीरो से शुरू करने का फैसला किया। आखिर में वही अकेला खड़ा बचा था। इधर प्रोटैगनिस्ट की सिस्टर रास्ते में होती है। उसके लिए एक साथ इतना कुछ हो रहा है कि वह ऑलमोस्ट पागल हो रही है। अब वाइस लीडर अचानक उसके ब्रदर से मिलना चाहती है, और उसे समझ नहीं आ रहा कि यह अच्छा है या बुरा। उसे याद आता है कि ली ने कहा था अगर वह दोनों को मिलाने में हेल्प करेगी तो वाइस लीडर खुद इस पूरे स्कैंडल को कवर कर लेगी। यह ऐसा ऑफर था जिसे वह मना नहीं कर सकती थी। उधर ली सोच रही होती है कि वह ट्रैशी हायन को अपना एनिमी नहीं बनाना चाहती। बाद में वह चा उनसोल से कंफर्म करती है कि उसका ब्रदर एग्जैक्टली 14 साल पहले गायब हुआ था। ली हिसाब लगाती है और रियलाइज करती है कि यह 140 साल के बराबर बनता है। वह इमेजिन भी नहीं कर पाती कि वह कितना स्ट्रांग हो चुका होगा। फिर वह जानना चाहती है कि वह इंसान कैसा है। चाय उनसोल बताती है कि उसका ब्रदर पोलाइट, काइंड और पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसे एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में फुल स्कॉलरशिप पर एडमिशन भी मिला था। उससे भी बढ़कर वह ऐसा इंसान है जो कभी हार नहीं मानता। अगर वह कुछ शुरू करता है तो उसे एंड तक लेकर जाता है। चाशी हायन आखिरी उस आदमी की तरफ इशारा करता है जिसने उस पर अटैक किया था। उसे उसकी पावर इंटरेस्टिंग लगी थी, इसलिए वह उसे फिर से देखना चाहता है। उसी मोमेंट वह पीछे से अटैक करने वाले एक इंसान को पंच मार देता है। जो मेज स्पेल प्रिपेयर कर रहा होता है वह यह देखकर डर जाता है। वह फायर करता है, लेकिन चाशी हायन का शील्ड बिना किसी प्रॉब्लम के उसे ब्लॉक कर लेता है। अब उसकी बारी होती है कुछ ट्रिक्स यूज करने की। प्रोटैगनिस्ट मैसिव आइस क्रीचर्स समन करता है। एक सेकंड में मेज पूरी तरह फ्रीज हो जाता है। शील्ड वाला आदमी अपनी जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन एक मैजिकल बैरियर उसका रास्ता रोक लेता है। उसे पता भी नहीं चलता कि कब लाइटनिंग की एक बोल्ट उसके फोरहेड पर आकर लगती है। उनका लीडर सोचता है कि शील्ड वाले का स्टेयर्स को इतनी लापरवाही से एक्सपोज करना रिडिकुलस था। अब सिर्फ एक ही बचा होता है। वैसे भी प्रोटैगनिस्ट मानता है कि कोई भी थग आखिर तक लॉयल नहीं रहता। एसआईओ सोचता है कि उसका ओपोनेंट एक मेज है, लेकिन कोई भी मैजिक उसके अटैक्स को ब्लॉक नहीं कर सकती, और उसने पहले नोटिस नहीं किया था, लेकिन अपार्टमेंट फाइट के बावजूद इंटैक्ट है। शायद ये भी किसी बैरियर से प्रोटेक्टेड है। एसआईओ पूछता है कि क्या हीरो को पहले से पता था कि वे आने वाले हैं और उसने एडवांस में तैयारी कर ली थी। चाशी हायन कहता है कि उसने अपार्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए माइंड की स्वॉर्ड यूज की थी, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वे इसे डिस्ट्रॉय करें। उसे पता है कि यह एक्सप्लेन करना आसान नहीं है, लेकिन जैसे ही वे उसके घर में घुसे वे पहले से ही उसके टेरिटरी में थे। लेकिन सू कसम खाता है कि वह अकेले नहीं मरेगा। उसकी बजर्क एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है। वह एनर्जी का एक बड़ा एक्सप्लोजन अनलीश करता है। चाशी हायन इस बात से इंप्रेस्ड होता है कि उसने खुद को सैक्रिफाइस करने के इरादे से अपनी पावर इतनी बढ़ा ली। एसआईओ उसकी बात इग्नोर करता है और सीधे चार्ज करता है। वह लगातार ब्लोज की बारिश कर देता है। साफ दिखता है कि वह अपने माइंड पर पूरी तरह कंट्रोल खो चुका है। एक स्वॉर्ड उड़ती हुई हमारे हीरो की तरफ आती है। चाशी हायन कहता है कि वह सू को रिस्पेक्ट सिखाने वाला है, और सिर्फ एक स्ट्राइक में वह उसे 2 हिस्सों में काट देता है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसे ऑनर्ड फील करना चाहिए, क्योंकि उसे सुप्रीम स्वॉर्ड के एम्परर का ब्लो मिला है। ली और उसकी सिस्टर आखिरकार अपार्टमेंट पहुंच जाती हैं, और वे प्रोटैगनिस्ट को घर साफ करते हुए पकड़ लेती हैं। वह कहता है कि वह बस वार्म अप कर रहा था, भले ही जगह लाल मैस में बदल चुकी हो। चांसोल कहती है कि वह अब भी लौटा ही है और ट्रबल शुरू कर चुका है, जिस पर उसका ब्रदर कहता है कि उसे मिरिम जाना चाहिए और स्ट्रांग बनना चाहिए। तभी प्रोटैगनिस्ट वाइस लीडर को नोटिस करता है। वह फील करता है कि उसकी एनर्जी सेलेस्टियल कल्चरेशन मार्शल आर्ट से रेजोनेट कर रही है। ली हैरान हो जाती है कि प्रोटैगनिस्ट साउंड ट्रांसमिशन भी यूज कर सकता है। अब तक वह सोचती थी कि यह एबिलिटी सिर्फ उसके पास है, जब तक कि वह दूसरे वर्ल्ड में नहीं गई थी। अगले दिन चाउनोल अपने रूम में सो रही होती है। अचानक वह बिना सोचे जाग जाती है और डरते हुए दौड़ती है। चायनसुल अपने ब्रदर को पुकारती है, तभी उसे उसकी आवाज सुनाई देती है। चाशी हायन मजाक करते हुए पूछता है कि क्या उसे लगा कि वह फिर से गायब हो गया है। यह जानकर कि यह सपना नहीं है, वह पूछती है कि वह इतनी सुबह क्यों उठा है। वह उसे 1 सेकंड रुकने को कहता है और अपना फोन चेक करता है, जैसे किसी चीज ने उसका अटेंशन खींच लिया हो। प्रोटैगनिस्ट को लौटे हुए 1 हफ्ता हो चुका है, लेकिन सब कुछ अब भी ड्रीम जैसा फील होता है। वाइस लीडर ली जी ही बस इतना कहती है कि वे फिर
फिर मिलेंगे। उसके बाद कुछ लोग आते हैं और अपार्टमेंट साफ कर देते हैं। उसी दिन एक न्यूज रिपोर्ट आती है जिसमें सू जोंग यून की ट्रैजिक डेथ और उसके फादर के रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट होता है। सियो जिन ली अपना प्रॉमिस निभाती है क्योंकि चतान सोल लास्ट मिशन की अकेली सर्वाइवर थी। गिल्ड कुछ समय तक उस पर नजर रखेगा और अब वाइस लीडर ने उसके ब्रदर को समन किया है, जिससे यह सवाल उठता है कि वह क्या प्लान कर रही है। वह बस यही होप कर सकती है कि उसका ब्रदर सेफ रहे। ली जिगी अकेले एक कैफे में बैठी होती है। चाशी हायन को यह फनी लगता है कि वह किसी भी चीज की चिंता करती हुई नहीं दिखती। आखिरकार उसके आसपास हमेशा गार्ड्स होते हैं। पहले वह कहती है कि वह जल्दी आ गया, फिर क्लैरिफाई करती है कि वे बॉडीगार्ड्स नहीं सिर्फ एक गार्ड है। जब शाशी हायन टी की एक सिप लेता है तो वह उसका टेस्ट पहचान लेता है। ली कहती है कि वह सिर्फ वही टी पीने के लिए होमिन सिटी तक जाया करती थी, जाहिर है मर्म में रहते हुए। प्रोटैगनिस्ट अप्रिशिएट करता है कि वह सीधे पॉइंट पर आई। वह एक्सप्लेन करती है कि 3 लोग दूसरे वर्ल्ड में गए थे। उनके अलावा ट्वाइलाइट गिल्ड का लीडर पार्क टेड हून भी था, जिसकी गिल्ड के साथ उनकी डीप राइवलरी है। ली ने उनके लीडर से बात करने के बाद कुछ बातें डिस्कवर की थी, जैसे कि 2011 में वह एक केव में जागा था और उसके पास सेलेस्टियल कल्टीवेशन मार्शल आर्ट्स नाम की एक बुक थी। जब वह केव से बाहर निकला तो खुद को मर्म की वर्ल्ड में पाया। ये बिल्कुल वही एक्सपीरियंस था जो प्रोटैगनिस्ट ने किया था। उसे भी वही मैसेज मिला था। अगर उसे अपने वर्ल्ड में वापस जाना है तो उसे उस वर्ल्ड को पूरा पार करना होगा। शशीद हयुंग हंटर और रेड इरा की शुरुआत के साथ ही वापस आया और यह शायद उनके उस दूसरे यूनिवर्स के सफर से जुड़ा हुआ है। फिर वे उससे पूछते हैं कि वह डंजन्स के बारे में क्या जानता है। वह कहता है कि 14 साल पहले जब एक गॉडेस अपीयर हुई थी तब रेड्स, मॉन्स्टर्स और आरपीजी जैसे क्लास सिस्टम्स भी उसके साथ आए थे। प्रोटैगनिस्ट जानना चाहता है कि वह और पार्क इस वर्ल्ड में वापस कैसे आए, जिस पर ली जवाब देती है कि वे मर चुके थे। उसी इंस्टेंट वह एनर्जी शिफ्ट फील करती है। हीरो को याद आता है कि उनसे उस वर्ल्ड के एंड का विटनेस बनने को कहा गया था। चाशी हायन अंदर से काफी एजिटेटेड हो जाता है। वह सोचने लगता है कि क्या गॉडेस जानती है कि उसे मिरिम किसने भेजा था। जैसे मैक्सिमम लेवल तक पहुंचने पर उसे अर्थ लौटने का रिवॉर्ड मिला, वैसे ही हंटर के रूप में भी वही करने पर कोई इक्विवेलेंट रिवॉर्ड होना चाहिए। शायद वहीं से उसे अपने आंसर्स मिलेंगे। ली को जो हो रहा है उससे थोड़ी नर्वसनेस होने लगती है। हीरो उससे पूछता है कि वह उसके करीब क्यों आ रही है। इसके जवाब में वो वॉक पर चलने का पूछती है। ली एक्सप्लेन करती है कि उसकी गिल्ड पार्क के साथ कॉन्फ्लिक्ट के एज पर थी, लेकिन अब उनका लीडर मर चुका है और क्योंकि हीरो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वह चाहती है कि वह इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। वाइस लीडर चाहती है कि चाशी हायन उसकी गिल्ड में मैनेजरियल पोजीशन ज्वाइन करे। बदले में वह फेम और फॉर्चून का प्रॉमिस करती है। हीरो कहता है कि वह उसकी सिस्टर का सुपीरियर है, इसलिए वह ऑफर को इग्नोर नहीं कर सकता। फिर भी वह मना कर देता है। जब रीजन पूछा जाता है तो वह कहता है कि वह अकेले एक्ट करना पसंद करता है। चाशी हायन किसी ऐसे इंसान का सबऑर्डिनेट नहीं बनना चाहता जो उससे वीक हो। ली उसकी बातों पर सोचती है और प्रपोज करती है कि वे टेस्ट के जरिए डिसाइड करें कि स्ट्रॉन्गर कौन है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसने मर्म में करीब 140 साल बिताए हैं। वाइस लीडर जवाब देती है कि एज और स्किल सीधे प्रोपोर्शनल नहीं होते। चाशी हायन इससे एग्री करता है क्योंकि अगर कोई 300 साल भी वहां रहा हो तब भी वह उसके जितना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। ली कहती है कि वह खुद देखना चाहती है। उसी पल उसकी एनर्जी का सर्ज निकलकर फील्ड पार करता हुआ प्रोटैगनिस्ट तक पहुंचता है। वह पावर मैजिक से बनी एक आई का शेप ले लेती है। इस एबिलिटी का नाम डांस ऑफ शैडोज होता है। उसकी सारी सेंसेस अफेक्ट होने लगती हैं और आसपास सब कुछ डार्क होता जाता है। इतनी बड़ी स्केल पर इस टेक्निक को यूज करना इमेंस एनर्जी मांगता है। यह ली की यूनिक पावर होती है। ऐसा लगता है जैसे उसने एक मिनी डायमेंशन क्रिएट कर ली हो। आउटसाइड से देखने पर बस इतना लगता है कि वे गायब हो गए हैं। मिरिम में लोग उसे स्कारलेट चेरी ब्लॉसम कहते थे और वह कभी भी एक असैसिनेशन मिशन फेल नहीं करती थी। जोशी हायन पहले से ही सस्पेक्ट कर रहा था कि वह आखिरी दम तक लड़ने वाली इंसान है। अब यहाँ सिर्फ 2 ऑप्शंस होते हैं। ये सर्वाइवल की फाइट होती है। भले ही वह उसे थ्रेट कर रही हो, हीरो को लगता है कि इस एबिलिटी का पर्पस ओपोनेंट को ट्रैप करना नहीं है और उसी इंस्टेंट उसकी नेक पर एक ब्लेड आ जाती है। ली कहती है कि वह सही है। शाशी हायन नाइफ को डॉज करता है। ली ब्लेड का एंगल चेंज करती है। प्रोटैगनिस्ट अपनी हथेली से हर स्ट्राइक ब्लॉक कर लेता है। इतनी स्पीड के बावजूद वह उसकी डिफेंस को पार नहीं कर पाती। फिर वह अटैक्स की एक और फ्लरी प्रिपेयर करती है। अगली बराज में प्रोटैगनिस्ट पीछे की तरफ लीप कर जाता है। अब डिस्टेंस पर आकर वह कहता है कि उसका फाइटिंग स्टाइल काफी पिक्यूलियर है, मिरिम के ग्रेटेस्ट असैसिन डार्क किंग का मार्शल स्टाइल। यह सुनकर वह स्टन्ड हो जाती है कि उसने एक ग्लांस में पहचान लिया। शाशी हायन कहता है कि वह पहले भी किसी ऐसे इंसान से लड़ा था, लेकिन तब वह इनएक्सपीरियंस्ड था, इसलिए वह उसे 1 सेकंड में हरा बैठा था। प्रोटैगनिस्ट एक ऑफर देता है। अगर वह 3 स्टाइल्स तक यूज करके उसे डिफीट कर पाती है तो वह गिल्ड ज्वाइन कर लेगा, लेकिन आखिरी स्ट्राइक पहले स्टाइल में काउंट हो चुकी है। ली चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। शाशी हायन को यह फैसिनेटिंग लगता है कि वह उसकी सेंसेस से कंप्लीटली गायब हो जाती है, जैसे वह इनविजिबल हो गई हो। 3 एनर्जी बर्स्ट्स उसकी तरफ उड़ते हैं। उसे ये मूवमेंट इंटरेस्टिंग लगती है। प्रोटैगनिस्ट डॉज करने की कोशिश करता है, भागते हुए भी मैजिक उसका पीछा करती रहती है। अब जोशी है अपनी टेक्निक प्रिपेयर करता है। वह एनर्जी से स्ट्राइक डिफ्लेक्ट करता है। प्रोटैगनिस्ट बिना स्क्रैच के बाहर आता है, फिर भी वह उसकी पावर एक्नॉलेज करता है। वह मैग्निफिसेंट होती है। अगले ही मोमेंट वह फिर से उस पर अटैक करती है। ये सेकंड स्टाइल होता है। ली डिस्टेंस क्रिएट करती है। वाइस लीडर एडमिट करती है कि उसने प्रोटैगनिस्ट के बारे में सुना था। वह जानती है कि वह सभी मास्टर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग था, इसलिए चाशी हायन का स्ट्रॉन्गेस्ट होना लॉजिकल है। ग्राउंड से एनर्जी के स्टेक्स बाहर निकलते हैं। ली डिक्लेयर करती है कि अगर वह उसे डिफीट कर देती है तो वह वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट होगी। प्रोटैगनिस्ट को यह चैलेंज इंट्रिगिंग लगता है। इस पावर शो को देखकर वह एक पल के लिए स्पीचलेस हो जाता है। ये उसका अल्टीमेट अटैक होता है, शैडो डैगर टेक्निक। ली अपनी पूरी ताकत इसमें लगा देती है। शैडोज हर डायरेक्शन से क्लोज होने लगती हैं। डिफेंस के लिए वह सोर्ड ऑफ द माइंड यूज करता है और एक मैसिव एक्सप्लोजन क्रिएट होता है। लाइट और शैडो एक दूसरे को ओवरपावर करने के लिए भिड़ते हैं। एनर्जी ली को हिट करती है। एक मैसिव बोल्डर उसकी तरफ उड़ता है, लेकिन उसका बॉडी मूव नहीं करता, जैसे कोई उसे रोक रहा हो। लास्ट सेकंड पर प्रोटैगनिस्ट उसे बचा लेता है। ये थर्ड स्टाइल होता है। फाइट खत्म हो जाती है। चाशी हायांग पूछता है कि क्या वह कंटिन्यू करना चाहती है। कांपते हुए वह डिफीट एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद स्काई नॉर्मल हो जाता है। वह आगे फाइट नहीं करेगी, लेकिन बदले में वह एक चीज जानना चाहती है। ली पूछती है कि उसने ऐसा क्या किया, क्योंकि एक पल के लिए उसे फील हुआ कि वह किसी ऐसी चीज से लड़ रही थी जिसे वह कभी कॉन्कर नहीं कर सकती। चाशी हायन कहता है कि वह उस रेल्म में उस स्पेस को यूज करने में कॉन्फिडेंट होने के लिए सही है। उस स्टेट में वह किसी भी नॉर्मल इंसान से ज्यादा स्ट्रांग होती। आखिरी वर्ड्स उसे ऑफ गार्ड कर देते हैं। फिर वह पूछती है कि वह किस लेवल तक पहुंचा था। एंड में प्रोटैगनिस्ट कहता है कि यह एक अच्छा फाइट था, इसी वजह से वह ऑरोरा ज्वाइन
करने के लिए अग्री करता है, लेकिन उसे मटेरियल्स और इन्फॉर्मेशन सपोर्ट चाहिए होगी। फिर भी वह फ्रीलांसर रहेगा, ऑफिशियल मेंबर नहीं। वे एलाइज होंगे क्योंकि हीरो किसी के ऑर्डर्स फॉलो नहीं करना चाहता। ली एक कंडीशन पर अग्री करती है, उसे प्रॉमिस करना होगा कि वह कभी भी ट्वाइलाइट गिल्ड ज्वाइन नहीं करेगा। इस पर वह सुप्रीम स्वॉर्ड के एम्पियर के नाम पर कसम खाता है। ली को वह नाम थोड़ा फ्लैशी लगता है। साथ ही चाशी हायन कहता है कि वह अब किसी का पीछा नहीं चाहता। यह फाइनल वार्निंग होती है। वाइस लीडर प्रॉमिस करती है कि वह उनके रिलेशनशिप को डैमेज करने के लिए कुछ नहीं करेगी। इसके बाद वह अपनी शर्ट फाड़ देता है। यह उसकी अपॉलॉजी का साइन होता है। चाशी हायन एडमिट करता है कि वह उसे प्रोवोक कर रहा था, लेकिन वह सिर्फ एक हाई रैंक हंटर को फुल एक्शन में देखना चाहता था। एक पल के लिए वह थोड़ा एम्बैरेस्ड भी लगता है, लेकिन ली कहती है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि इससे वह बिना होल्ड बैक किए फुल स्ट्रेंथ से फाइट कर पाया। क्यूरियस होकर हीरो पूछता है कि उसने बाकी सब छोड़कर असैसिनेशन स्टाइल क्यों चुना। ली जवाब देती है कि कभी उसके मन में किसी को खत्म करने का डेस्परेट थॉट आया था, और यहीं ये टॉपिक खत्म हो जाता है। हीरो को याद आते हैं वे मैसेजेस जो उसे अपने वर्ल्ड में लौटने के लिए मिलते थे। चाशी हायन को वही रिवेंज की ड्राइव फील होती है जो उसे होती है। डर्ट रोड के एंड पर एक कार खड़ी होती है। गार्ड पहले से वरीड लगता है। जब वह बैठती है तो वह पूछता है कि क्या वह ठीक है। वह आदमी नोटिस करता है कि उसने डांस ऑफ शैडोज यूज किया था। वुमन कहती है कि वह उस टेक्निक से अपने टारगेट को स्क्रैच तक नहीं कर पाई। जैसा एक्सपेक्टेड था वह नॉर्मल स्टैंडर्ड से कहीं आगे है। अब उसका माना पूरी तरह खत्म हो चुका होता है। उससे भी बुरा, उसने उसे सच में अटैक तक नहीं किया। उसे समझ ही नहीं आता कि वह डिफेंस कैसे कर रहा था। ली एडमिट करती है कि वह हार चुकी है। गार्ड पूछता है कि क्या वह प्रोटैगनिस्ट को फेस्टिवल में भेजने वाली है। वाइस लीडर कहती है कि वह पार्क के अगेंस्ट एक की प्लेयर बनने वाला है। उसे याद आता है कि किसी ने उससे कहा था कि उसे उसके लीड को फॉलो करना होगा क्योंकि वही मार्शल गॉड है। प्रोटैगनिस्ट आखिरकार घर पहुंचता है, लेकिन कुछ कहने से पहले ही उसकी सिस्टर दौड़कर उसे हग कर लेती है। पहले तो उसे समझ नहीं आता कि वह ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि अब वह उसे हग से क्रश करने की कोशिश कर रही होती है। अब से वह नहीं चाहती कि वह कहीं जाए या किसी डेंजरस चीज में इन्वॉल्व हो। उसे डर होता है कि वह फिर से गायब हो जाएगा। चाशी हायन समझता है कि वह कैसा फील कर रही है, लेकिन वह बताता है कि वह हंटर बनने के बारे में सोच रहा है। यह सुनकर उसकी सिस्टर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। प्रोटैगनिस्ट एक्सप्लेन करता है कि उसके पास जो मिस्टिकल क्यूब है वह उसे लाइजी ने दिया था। इस ऑब्जेक्ट की मदद से वह अपना स्टेटस विंडो एक्सेस कर सकता है। इसके बाद चाशी हायन उस आइटम को अपने हाथ में लेता है। उसी पल क्यूब ग्लो करने लगता है। धीरे धीरे वह आइटम डिसइंटीग्रेट होने लगता है, यहाँ तक कि प्रोटैगनिस्ट को भी थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील होने लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा। चाशी हायन बड़बड़ाता है, सोचता है कि ली एक स्कैमर है, जिस पर उसकी सिस्टर उसे कहती है कि स्टेटस स्क्रीन एक्सेस करके देखे। तभी दो इमेजेस अपीयर होती हैं। एक इमेज दिखाती है कि वह मैक्स लेवल पर है और दूसरी इमेज में वह लेवल 1 पर दिखता है। साथ में लिखा होता है कि उसके पास कोई क्लास नहीं है। ऑरेंज वाली मुरिम से जुड़ी हुई है और वह सिर्फ वही देख सकता है। दूसरी तरफ ब्लू वाली इमेज उसके हंटर स्टेटस को शो करती है। उसकी सिस्टर यह देखने के लिए एक्साइटेड होती है कि उसे कौन सी क्लास मिली है, लेकिन फिर वह हैरान रह जाती है। इसके बाद वह खुशी मनाते हुए कहती है कि उसका डेस्टिनी हंटर बनना नहीं है, और ये सेलिब्रेट करने वाली बात है। इस वर्ल्ड में 6 बेसिक क्लासेस होती हैं: वॉरियर्स, शील्ड बेरर्स, मेजर्स, क्लेरिक्स, आर्चर्स और रोग्स। हर कोई एक बेसिक क्लास से स्टार्ट करता है जो बदली नहीं जा सकती, और आगे चलकर वह एडवांस क्लास में इवॉल्व होती है। एग्जाम्पल के लिए चैतांसल जो एक आर्चर है वह शार्प शूटर बन चुकी है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट के पास इनमें से कोई भी क्लास नहीं है, और उसकी नजर में यह प्रूफ है कि वह बस एक नॉर्मल इंसान है। ऑफ कोर्स नॉर्मल इंसान भी हंटर बन सकता है, लेकिन प्रॉब्लम एबिलिटीज की होती है। इसी वजह से वह उम्मीद करती है कि वह यह सब छोड़ देगा। हंटर को लेवल अप करने और मॉन्स्टर्स से फाइट करने के लिए एक्सपीरियंस पॉइंट्स चाहिए होते हैं। इसके उलट बिना क्लास वाले इंसान को टेक्निक्स मैन्युअली सीखनी पड़ती हैं। रेफरेंस के लिए सबसे सस्ता और सिंपल मली कॉम्बैट क्यूब भी 20 मिलियन वोन का होता है। यही वजह है कि क्लास वाले हंटर्स ऑटोमेटिकली लेवल अप करते हैं। जिनके पास क्लास नहीं होती उन्हें इसमें लगातार पैसा डालना पड़ता है। तो सवाल यही रह जाता है, ट्रून सोल के पास एग्जैक्टली इतना पैसा नहीं है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि ली उसे स्पॉन्सर करने वाली है। अनफॉर्चुनेटली फॉर हर वह उसके ब्लफ में नहीं आता। पीछे सोचने पर अगर उसने वह अलायंस नहीं बनाई होती तो वह इस समय सीरियस ट्रबल में होता। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। फैक्ट यह है कि मुरिम में वह मार्शल जीनियस था, लेकिन अर्थ पर इसका मतलब है कि वह ऐसा इंसान है जिसके अंदर कोई टैलेंट ही नहीं है। चियाक माउंटेन्स में यह ऑरोरा गिल्ड का ट्यूटोरियल रेड होता है, लेकिन इसे दूसरे शब्दों में बनी रेड भी कहा जाता है। तभी एक एरो आकर इसे एक्सप्लोड कर देता है। चाशी हायन को यह रेडिकुलस लगता है कि एक सिंपल रैबिट पकड़ने के लिए उन्हें इतना सीरियस होना पड़ रहा है। उसकी सिस्टर बताती है कि बहुत से रुकी हंटर्स इस रीजन को हल्के में लेते हैं और फिर ट्रबल में फंस जाते हैं। वह लून स्टोन दिखाती है। इसमें रॉ अनरिफाइंड नेचुरल एनर्जी होती है। इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, और यही रीजन है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स गायब हो गए। चैड डोनेल अपने ब्रदर को केयरफुल रहने को कहती है, क्योंकि डंजन में कुछ भी हो सकता है। वह नोटिस भी नहीं कर पाती और वह एक साथ कई रैबिट्स को गिरा देता है। जो बात उसे परेशान करती है वह यह है कि वह उसे पूरी तरह इग्नोर कर रहा है। इसी बीच प्रोटैगनिस्ट रियलाइज करता है कि जब वह मार्शल आर्ट्स पावर यूज करता है तो उसे हंटर पॉइंट्स नहीं मिलते। चाशी हायन अपनी एबिलिटी को देखता है और सोचता है कि कहीं उसने गलत चॉइस तो नहीं कर ली। उसे जो पावर मिली है वह सिर्फ एक बेसिक डैगर टेक्निक होती है। उसकी सिस्टर उसे फ्री पावर मांगने पर कॉल आउट करती है क्योंकि उसे क्लास डी एबिलिटी मिली है। शुल कमेंट करती है कि उसे नहीं पता उसने किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट किया है, लेकिन उसे साफ दिख रहा है कि वह वुमन उसका फायदा उठाना चाहती है। प्रोटैगनिस्ट उसे इग्नोर करता रहता है और वह काफी इरिटेटेड सा दिखता है। यहाँ तक कि लड़की भी एटमॉस्फेयर चेंज होते हुए नोटिस कर लेती है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे टच करे वह उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि क्या उसे कहीं और नहीं जाना है। शाय अनसोल शॉक में चली जाती है। एग्जैक्टली 337 रैबिट्स। इतने रैबिट्स उसके ब्रदर अपनी हाइटेंड परसेप्शन से सेंस करता है। उसे लगता है कि यह किसी बिगिनर के लिए बहुत ज्यादा है। यही वह मोमेंट होता है जब उसका ब्रदर वहां से चल देता है। चाशी हायन खुद को ह्यूमिलिएटेड फील करता है। वह डी के स्किल यूज करता है, जबकि वह ऐसा इंसान है जो सोर्समैनशिप के पिनेकल तक पहुंच चुका है। उसके ऊपर से उसे क्लासलेस नोबडी लेबल किया गया है। चाशी हायन हवा में अपना वेपन ड्रॉ करता है और अपनी एनर्जी चैनल करता है। जैसे ही वह जमीन पर उतरता है उसके पैरों के नीचे एक क्रेटर बन जाता है। रैबिट्स की पूरी आर्मी उसे सस्पिशियस नजरों से देखती है। उसे अपनी सिस्टर के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वह मजाक में कहता है कि वह यह गुस्सा बाद
के लिए बचा कर रखे, क्योंकि अभी वह सोच रहा है कि इन्हें पकाएगा कैसे। एक साथ कई वार्निंग मैसेजेस अपीयर होते हैं, उनमें ब्लेड यूज करने के इंस्ट्रक्शंस होते हैं। सिस्टम जब उसे गाइड करने की कोशिश करता है तो वह और भी अनॉयड हो जाता है। उसके लिए अब फन और गेम्स खत्म हो चुके होते हैं। सारे रैबिट्स एक साथ अटैक कर देते हैं। अब वे ज्यादा बीस्ट्स जैसे लगते हैं। वे कौन होते हैं उसे इतनी आसानी से कुछ सिखाने वाले? प्रोटैगनिस्ट सबको काट गिराता है। उसे बताया गया था कि हंटर्स 14 साल पहले एग्जिस्ट करने लगे थे, इसलिए किसी के भी उसके लेवल तक पहुंचने में कम से कम 100 साल और लगेंगे। फिर से कई मैसेजेस अपीयर होते हैं। डैगर टेक्निक से जुड़ा एक नोटिफिकेशन आता है। ये कुछ नया लगता है। चाशी हायेन अपनी सिस्टर से पूछता है कि इन मैसेजेस का क्या मतलब है। वह कहता है कि विंडोज बहुत छोटी हैं और वह उन्हें एनलार्ज करना चाहता है। दूसरी तरफ उसकी सिस्टर इस बात से काफी वरीड होती है कि उसने अभी क्या किया। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि शायद यह कोई बग या कुछ ऐसा ही है, लेकिन ची उनसोल समझ नहीं पाती कि वह इतनी जल्दी स्वॉर्ड्समैनशिप में प्लस तक कैसे पहुंच गया। तभी कुछ हीरो का अटेंशन खींचता है। वह पूछता है कि क्या पैसिव स्किल्स जो माना यूज नहीं करती पैसिव तरीके से पॉइंट्स गेन करती हैं। वह अग्री कर जाती है। प्रोटैगनिस्ट ये सुनकर काफी खुश होता है कि उसकी स्किल को डिवाइन ओरिजिन की सुप्रीम ट्रेजर कहा गया है, जिसमें प्लस प्रोफिशिएंसी चाहिए जो परफेक्शन से भी ऊपर होती है। चाशी हायेन को लगता है कि इससे फ्यूचर काफी आसान हो जाएगा। इसके बाद वह स्ट्राइक करने की तैयारी करता है। उसका ब्लो एनर्जी की एक पावरफुल वेव क्रिएट करता है। अब साफ हो जाता है कि वह मार्शल आर्ट्स यूज करके स्किल पॉइंट्स गेन कर सकता है। शायद यही रीजन है कि कोरिया के टॉप हंटर्स ली जिहाई और पार्क ताहू हैं, क्योंकि उन्होंने भी यूनिक स्किल्स हासिल की होंगी। यह सुनकर शाई दुनुल अपने बो को देखती है। फिर वह अपने ब्रदर से कहती है कि वह उसे मार्शल आर्ट सिखाए। चाइनोल कहती है कि उसे पहले से ही शक था, लेकिन अब वह श्योर हो चुकी है कि वह बहुत स्ट्रांग है। उसे रेड डंजन की बातें याद आती हैं। अगर वह स्ट्रांग नहीं बनी तो वह इसे दोबारा होने से रोक नहीं पाएगी। वह जानती है कि वह रिग्रेट करती रहेगी, लेकिन वह कभी अपने ब्रदर जितनी स्ट्रांग नहीं बन पाएगी। इससे पहले कि वह ज्यादा इमोशनल हो, वह प्रॉमिस करता है कि वह उसे सिखाएगा। यह पहली बार होगा जब प्रोटैगनिस्ट का कोई डिसाइपल होगा, और यह अच्छी बात है क्योंकि वह हमेशा उसके पास रह सकेगा और वह खुद को प्रोटेक्ट करना सीख पाएगी। अब जब सब सेटल हो चुका होता है, वह उसे अपने मास्टर को फॉलो करने को कहता है। दोनों खुले मैदान में साथ दौड़ते हैं। शुनसुल पूछती है कि अब वह क्या करना चाहता है। वह जानना चाहती है कि क्या वह हंटर स्किल्स ही यूज करता रहेगा। उसी मोमेंट 2 रैबिट्स उन पर अटैक कर देते हैं। प्रोटैगनिस्ट तुरंत मार्शल आर्ट्स यूज करने के लिए रेडी हो जाता है और एक स्ट्राइक में उन्हें उड़ा देता है। हीरो जवाब देता है कि उसे नहीं पता कि उसका फ्यूचर हंटर के तौर पर कैसा होगा। इवन अब लेवल अप करने का तरीका समझने के बाद भी वह एक क्लास स्किल चाहता है। उसे याद आता है कि ली ने मार्शल आर्ट्स और रोग स्किल्स को इवॉल्व करके पावर हासिल की थी, इसलिए उसे भी ऐसी क्लास ढूंढनी होगी जो उसके लिए सूट करे। तब से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। हीरो हवा में जंप करता है और रैबिट्स के ऊपर हॉवर करने लगता है। वह अपने हाथ में एनर्जी चार्ज करता है। मार्शल आर्ट्स से जुड़ी कोई भी क्लास स्किल यूजलेस होगी और बाकी टाइप्स को फ्यूज करना मुश्किल होगा, लेकिन मैजिक का क्या? एक ही अटैक में वह पूरा फील्ड डिस्ट्रॉय कर देता है। उसकी सिस्टर वरी करती है कि वह बहुत रैश एक्ट कर रहा है, लेकिन वह सेटिस्फाइड होता है क्योंकि मैजिक के साथ उसके पास ज्यादा ऑप्शंस होंगे। इसी वजह से वह मेज बनने का फैसला करता है। सिर्फ शाई गंसल नर्वस हो जाती है क्योंकि वह पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी थी कि क्लास ऐसे चूज नहीं की जाती, लेकिन वह क्लियरली केयर नहीं करता। दोनों सिस्टम्स एक्सपीरियंस करने के बाद यह साफ हो चुका था कि वे एक दूसरे से पूरी तरह अलग हैं। मर्मर का सिस्टम अब इस वर्ल्ड में कोई यूजफुल फंक्शन नहीं रखता। इसी बीच उसकी सिस्टर खुश होती है कि अब उसे कुछ टाइम तक सेव नहीं करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हंटर इंटरफेस हर यूजफुल चीज को ज्यादा फ्रेंडली तरीके से शो करता है, जैसे इसे 2 बिल्कुल अलग लोगों ने बनाया हो। हंटर सिस्टम रिलायबल है और जल्दी रिवॉर्ड देता है, और थोड़ी मेहनत से कोई भी स्ट्रांग बन सकता है। मिरम सिस्टम काफी हार्ड और स्लो है, जहां यूजर को बार बार अपनी लाइफ रिस्क करनी पड़ती है। सेलेस्टियल गॉडेस एक लेजेंडरी फिगर है जिसने सेलेस्टियल कल्टीवेशन की मार्शल आर्ट्स बनाई थी। जब वह केव में जागा था तब उसे रियलाइज ही नहीं हुआ था कि उस बुक का मिलना ग्रेट लक था या डिवाइन इंटरवेंशन। उसी लॉजिक से गॉडेस ने ह्यूमंस को हंटर सिस्टम दिया। तभी प्रोटैगनिस्ट को रियलाइज होता है कि मर्म सिस्टम को बनाने वाला असल में सेलेस्टियल गॉड था। ली की सपोर्ट के साथ प्रोटैगनिस्ट को डंजन्स में एडवेंचर करते हुए 1 महीना हो चुका है। चिकन से फाइट करते हुए हीरो को फाइनली फील होता है कि वह कोरिया वापस आ गया है, क्योंकि चिकन से ज्यादा कोरियन फूड कुछ नहीं होता। इसके साथ ही वह लेवल 22 पर पहुंच चुका होता है। वहीं उसकी सिस्टर 365 ब्लड वेसल्स की स्टडी कर रही होती है। चयुन्स इनर आर्ट्स को चैनल करना भी सीख चुकी होती है। भले ही वह फाइट सीखने की उम्र पार कर चुकी हो, फिर भी कोई ना कोई रास्ता हमेशा होता है। क्यूरियस होकर उसकी सिस्टर पूछती है कि वह आगे क्या करने वाला है। वह कहता है कि वह जितना चाहे उतना ब्लड स्पिट कर सकती है। यह सुनकर वह ऑब्वियसली डर जाती है। हीरो उसके सारे क्यूए चैनल्स क्लियर और ओपन कर देता है, लेकिन उसके बाद शॉर्ट अनसोल काफी स्ट्रगल करती है। वह कई बार उसके बाल तक जला देती है। वाइस डायरेक्टर कहती है कि प्रोटैगनिस्ट अच्छा कर रहा है और अब अग्रीमेंट को फॉर्मल करने का टाइम आ गया है। हीरो को यह फनी लगता है कि वह हमेशा कितनी डायरेक्ट रहती है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसे काफी टाइम हो गया है जब उसने उसे कॉल किया था। ली उसके चेहरे के करीब आती है और उसे डेट पर इनवाइट करती है। सरप्राइज के बाद भले ही यह पहली बार हो कि किसी ने उसे आस्क आउट किया हो, प्रोटैगनिस्ट स्टैगनिस्ट मना कर देता है। ली बताती है कि बुचन में एक नया डंजन अपीयर हुआ है। डेंजर लेवल 10 है और वहां जाने के लिए हंटर्स को कम से कम लेवल 45 से 50 होना चाहिए, इसलिए कोई लो लेवल हंटर वहां नहीं जा सकता सिवाय हीरो के। चाशी हायेन पूछता है कि वह सिर्फ 2 लोगों के साथ इतनी डेंजरस जगह क्यों जाना चाहती है। पहले वह उस डंजन का कंट्रोल लेना चाहती है और साथ ही वह चाहती है कि हीरो हंटर के तौर पर जितनी जल्दी हो सके लेवल अप करे। प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि क्या वह उसे कैरी करने की कोशिश कर रही है। ली कहती है कि उसका बोलने का तरीका बिल्कुल मुरिम के किसी बूढ़े इंसान जैसा नहीं है। हीरो पूछता है कि वह उसे स्ट्रांग क्यों बनाना चाहती है। वाइस लीडर थोड़ा सोचती है और फिर जवाब देती है। ली उसे सोलर फेस्टिवल के बारे में बताती है जो हर साल ऑरोरा और ट्वाइलाइट गिल्ड मिलकर होस्ट करते हैं। यह कोरिया में बेस्ट डिसाइड करने की बैटल होती है। ऊपर से इसे हंटर्स के बीच हार्मनी के लिए बताया जाता है, लेकिन असल में यह स्ट्रॉन्गेस्ट को इवैल्यूएट करने के लिए होता है। दोनों गिल्ड्स डंजन्स को लेकर लगातार वॉर में रहती हैं और अंदर क्या होता है यह कभी पब्लिक नहीं किया जाता। चाशी हायेन समझना चाहता है कि इन फाइट्स की असली वजह क्या है, क्योंकि उसे लगता है कि सिर्फ डंजन डिस्प्यूट्स रीजन नहीं है। ली बताती है कि यह सब पार्क की वजह से है। वह अचानक ऑरोरा पर अटैक करने लगा जैसे वह पागल हो गया हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह चाहता है कि सब लोग किसी सो कॉल्ड सेलेस्टियल गॉड को फॉलो करें। यह सुनते ही प्रोटैगनिस्ट भड़क जाता है और उससे सब कुछ बताने को चिल्लाता है, लेकिन ली कहती है कि उसे बस इतना पता है कि पार्क को मर्म से एक मैसेज मिला था। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि प्रॉब्लम यह है कि वह दूसरों के स्टेटस विंडो देख ही नहीं सकता, जिससे पता चले कि वे झूठ बोल रहे हैं या नहीं। वाइस लीडर कहती है कि वह नहीं समझती
कि सिर्फ एक मैसेज की वजह से वह अपने गाइड और बाकी सबके साथ इतना कोल्ड बिहेव कैसे कर सकता है, खासकर तब जब प्रोटैगनिस्ट से पहले सिर्फ वही 2 लोग मर गए थे। यह बात चाशी हायन को सोच में डाल देती है। ली ऑफिशियली उससे ऑरोरा गिल्ड की तरफ से फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने को कहती है। हाल ही में पावर बैलेंस ट्वाइलाइट गिल्ड की तरफ झुक रहा है। वे जबरदस्ती डंजन्स टेक ओवर कर रहे हैं और अगर ये इम्बैलेंस फेस्टिवल में सामने आ गया तो ऑरोरा का एंड हो सकता है, खासकर अब जब उन्होंने अपने की मेंबर फॉर्मर डायरेक्टर को खो दिया है हीरो की वजह से। लेकिन चाशी हायन अब भी नहीं समझ पाता कि वह उसे हंटर के तौर पर इवॉल्व क्यों करना चाहती है। ली एक्सप्लेन करती है कि सोलर फेस्टिवल पूरी दुनिया का मीडिया अटेंशन खींचता है। वह जानती है कि हीरो एक्सपोज नहीं होना चाहता क्योंकि उसकी स्किल्स हंटर्स को प्रोवोक कर सकती हैं, या फिर शायद वह इतना कॉन्फिडेंट है कि पूरी सोसाइटी को अकेले हैंडल कर सके। इसी वजह से फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए उसे सिर्फ हंटर एबिलिटीज यूज करनी होंगी, और क्योंकि हीरो उस पर एक एहसान करता है उसके पास मना करने का ऑप्शन नहीं है। वैसे भी उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं क्योंकि वह एग्री कर चुका है। इस केस में 6 मेज स्किल्स होती हैं, 2 हाई लेवल वंस और एक सॉर्सरर क्लास से। अभी सोचने पर चाशी हायन को लगता है कि उसे समडे पार्क से फाइट करनी ही पड़ेगी। इस डील में वह आगे ही निकल रहा है। फिर हीरो एक छोटा सा पेपर उड़ता हुआ देखता है। मर्म के उलट इस वर्ल्ड में लॉज हैं और अब प्रोटैगनिस्ट को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पड़ते हैं। बस कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पेमेंट गारंटीज और कंफर्मेशन कि वह ऑरोरा गिल्ड को सर्विसेज दे रहा है। हीरो रियलाइज करता है कि उसे एक गिल्ड ओपन करनी पड़ेगी क्योंकि वह फ्रीलांसर रहकर ऑरोरा को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। एंड में उसे बिजनेस आईडी भी चाहिए होती है और उन क्यूब्स को अर्न करने के लिए जिनकी वैल्यू एक घर से भी ज्यादा है उसे अभी साइन करना ही बेहतर लगता है। साफ होता है कि ली ये सब शुरू से प्लान कर रही थी। चाशी हायन को बस फॉर्मेलिटी के लिए अपनी गिल्ड का नाम रखना होता है। वह कुछ भी लिख सकता है लेकिन वह जो नेम एंटर करता है वह होता है नो लिमिट्स। इसके बाद वे मिशन पर टेलीपोर्ट करते हैं। किसी वजह से हीरो को फील होता है कि वह घर से बाहर सिर्फ डंजन जाने के लिए ही निकलता है। इस मिशन का नाम होता है बर्ड मॉन्स्टर्स ऑफ बुचिन। लीजी बताती है कि ये क्रीचर्स अकेले में वीक होते हैं लेकिन यहाँ इनकी संख्या गिनती से बाहर होती है। चाशी हायन अपने काय से कम 3000 सेंस करता है और प्रोटैगनिस्ट एक्साइटेड हो जाता है। उसके लिए जितने ज्यादा उतना बेहतर। हीरो लाइट का एक स्पीयर क्रिएट करता है। इस अटैक से वह हवा में उड़ रहे क्रीचर्स को इलेक्ट्रोक्यूट कर देता है। ली शॉक में होती है क्योंकि उसने ये टेक्निक अभी अभी सीखी है। हीरो कहता है कि उसके लिए माना और की काफी सिमिलर तरीके से काम करते हैं। ली उसे ओवरडू न करने को कहती है, नहीं तो एनर्जी जल्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन प्रोटैगनिस्ट को ऐसा नहीं लगता। चाशी हायन पूछता है कि क्या डंजन्स में हमेशा सिर्फ एक ही टाइप का मॉन्स्टर होता है। उसकी फ्रेंड कहती है हाँ। हीरो को यह अजीब लगता है। ली बताती है कि 14 सालों में हजारों डंजन्स डिस्कवर हो चुके हैं लेकिन आज तक एक भी ऐसा केस नहीं आया जहां एक ही डंजन में 2 टाइप्स के मॉन्स्टर्स हों। तभी कोई बर्ड मॉन्स्टर पर अटैक करता है और उसका बचा खुचा हिस्सा दीवार पर फेंक देता है। एक जायंट ड्रैगन गुस्से में रोर करता है। लेक के किनारे एक आदमी डिश में फीड लेकर फिश को डाल रहा होता है। दूसरी तरफ ट्वाइलाइट गिल्ड के लीडर पार्क तहुन हाउस में उसका सबो नर्डिनेट किम चोलहो उसे बताता है कि ऑरोरा की वाइस लीडर अजीब बिहेव कर रही है। इंटेल के मुताबिक वह एक रूकी को काफी सपोर्ट दे रही है और उसके साथ कई डंजन्स जा चुकी है। लेकिन लीडर को इस इन्फॉर्मेशन से खास फर्क नहीं पड़ता। असिस्टेंट आगे बताता है कि रूकी गिल्ड के एक मेंबर का भाई है जो 14 साल पहले गायब हो गया था और अभी वापस आया है। असिस्टेंट के पास और भी बातें होती हैं लेकिन आखिरी बात पार्क का अटेंशन खींच लेती है और वह पूछता है कि रूकी इतने सालों तक कहाँ था। किम रिपोर्ट देखता है और कंक्लूड करता है कि उन्हें नहीं पता लेकिन उन्हें यह जरूर पता है कि ऑरोरा का फॉर्मर लीडर रिटायर नहीं हुआ था। वह अपने बेटे की वजह से उस रूकी से कन्फ्रंट करने के बाद गायब हो गया था। पार्क कहता है कि वह आदमी अब जिंदा नहीं है। उसका असिस्टेंट इस बात को मानने में थोड़ा मुश्किल फील करता है। लीडर कहता है कि चाशी हायन वही है जिसने उसे खत्म किया था और इसी वजह से पार्क को यकीन है कि हमारा हीरो मर्म से आया है। हीरो डिफीटेड क्रीचर्स को घूरता रहता है। चाशी हायन सोचता है कि इन एबिलिटीज को यूज करना उसके मर्म पावर से अलग फील होता है लेकिन ली उसे टोक देती है क्योंकि वह कुछ ज्यादा ही एंजॉय कर रहा है। प्रॉब्लम यह होती है कि वह इस डंजन में कम से कम 1 घंटे से है और आसपास सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के बाद उसका माना शायद काफी लो हो चुका है। चाशी हायन उसे कुछ एक्सप्लेन करना चाहता है। वह कहता है कि अगर कोई ऐसी स्किल हो जो लाइफ एनर्जी को माना में कन्वर्ट कर सके। प्रोटैगनिस्ट एक्सप्लेन करता है कि मर्म में उसे इथीरियल बॉडी की पावर मिली थी जिससे उसे इन्फिनिट एबिलिटीज मिली और उसके पास सुप्रीम इटर्नल विटलिटी भी है। लेकिन ली के लिए यह सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ओवरवेलमिंग हो जाती है, इसलिए प्रोटैगनिस्ट इसे सिंपल शब्दों में समझाने का फैसला करता है। हीरो के पास इन्फिनिट एनर्जी फ्लो है। मार्शल आर्ट अलग हो सकती है लेकिन जब सुप्रीम प्लेन तक पहुंच जाते हैं तो सब कुछ एक हो जाता है। प्रैक्टिकली ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह नहीं कर सकता क्योंकि वह मैक्स लेवल पर है। इतना कहने के बाद अब चाशी हायन बॉस को हैंडल करने वाला होता है। ली सोचती है कि उसके साथ होने पर फेस्टिवल में उसे किसी बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तभी एक क्रीचर मौका देखकर उसकी तरफ चार्ज करता है लेकिन वह क्रीचर टिक ही नहीं पाता। इसके बाद वह अपने काम पर फोकस करने का फैसला करती है। आसमान क्रीचर्स से भरा होता है लेकिन ली सेकंड्स में सबको काट गिराती है। अटैक के बाद वह गिरने से बचने के लिए एक माउंटेन को पकड़ लेती है। वह रॉक का यूज करके मोमेंटम लेती है और लीप करती है। वाइस लीडर मॉन्स्टर से मॉन्स्टर तक जाती है और एक एक करके सब क्लियर करती जाती है। जब वह माउंटेन के एज तक पहुंचती है तब भी ये खत्म होता नहीं दिखता। मॉन्स्टर्स लगातार आते रहते हैं। वापस जाकर ली डंजन का डेंजर लेवल चेंज करने वाली होती है क्योंकि इनकी संख्या रिपोर्ट से कहीं ज्यादा है। वह मिशन के लिए परफेक्ट टीम कंपोजिशन का फायदा उठा रही होती है। एक मेज, एक आर्चर, एक क्लेरिक, एक स्काउट और कोई भी क्लास। उसी मोमेंट उसे फील होता है कि कुछ गलत है। जायंट ड्रैगन्स का एक ग्रुप उनके ऊपर से उड़ता है। मैसिव होने के अलावा अब उसे समझ आता है कि एक ही डंजन में 2 टाइप्स के क्रीचर्स क्यों हैं। हिट होने से पहले वह जंप करके खुद को सेव कर लेती है लेकिन तुरंत एक और ड्रैगन आ जाता है। इस बार वह अपनी मैजिक प्रिपेयर करती है। प्रॉब्लम यह होती है कि एक और ड्रैगन जिसे वह देख नहीं पाई थी उसकी तरफ आ रहा होता है और वह मिड एयर में हिट हो जाती है। ली रियलाइज करती है कि वे डिमोनिक पावर्स यूज कर रहे हैं। पूरा डंजन सिस्टम टूट चुका होता है। लकीली वह लास्ट सेकंड पर खुद को बचा लेती है। प्रोटैगनिस्ट इसी मोमेंट का इंतजार कर रहा होता है। ली इरिटेटेड हो जाती है क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि उसे इन मॉन्स्टर्स के बारे में पहले से पता था फिर भी उसने सिर्फ बॉस की बात की थी। वह कहता है कि उसने इन्हें जानबूझकर लास्ट के लिए बचाया था। चाशी हायन एक्सप्लेन करता है कि वह समझता है कि शॉक में वह
फ्रीज हो गई थी, लेकिन उसे पता है कि वह इन मॉन्स्टर्स को हैंडल कर सकती है। इसके अलावा हीरो कहता है कि उसे भूख लगी है और पूछता है कि फ्राइड खाना है या ग्रिल्ड, लेकिन वाइस लीडर कहती है कि ये जोक्स का टाइम नहीं है। चाशी हायन एक हाथ में फायर मैजिक और दूसरे हाथ में लाइटनिंग मैजिक समन करता है। टुगेदर ये उसकी नई एबिलिटीज होती हैं। वह इन्हीं का इंतजार कर रहा था। सारे ड्रैगन्स उसकी तरफ उड़ते हैं। आसमान डेड मॉन्स्टर्स से भर जाता है। फाइट के दौरान ली कहती है कि उसे लगा था वह मैजिक से लड़ेगा, लेकिन किसी वजह से वह फिस्ट्स यूज कर रहा है, जिस पर चाशी हायन कहता है कि यह प्योर मैजिक है। वाइस लीडर जो देख रही होती है उससे स्टन्ड हो जाती है। एक पोर्टल ओपन होता है और ड्रैगन्स बाहर आते हैं। डर के मारे वह अपने फ्रेंड की मदद के लिए दौड़ती है, लेकिन किसी वजह से वह हिलता नहीं है और खुद को सराउंड होने देता है। वह अपनी स्किल से अटैक करती है। गोल होता है उनके एस्केप के लिए ओपनिंग बनाना, लेकिन कुछ क्रीचर्स रास्ते से हटते नहीं हैं। इंस्टेड वे अटैक्स अब्सॉर्ब कर लेते हैं। मॉन्स्टर्स छोटे वालों को सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं। ली हीरो को चिल्लाकर बुलाती है। अब उसके लिए एक बात क्लियर हो जाती है, छोटे क्रिएचर्स खुद से मूव नहीं कर रहे, न इंस्टिंक्ट से। बड़े वाले उन्हें कमांड कर रहे होते हैं। इसी वजह से वे अटैक्स के सामने कूद रहे हैं। अब उसे समझ आ जाता है कि जीतने का तरीका क्या है। बिग वन को गिराना होगा, लेकिन उसकी चिंता यह होती है कि उसका फ्रेंड ठीक है या नहीं। ली को चाशी हायन की आखिरी इमेज याद आती है। उसकी आंखों की लुक से साफ था कि उसने जानबूझकर डॉज नहीं किया था। यह बात उसे फ्रस्ट्रेट करती है कि वह कभी नहीं समझ पाती कि वह क्या सोच रहा है। ली हीरो की मदद करना चाहती है, लेकिन यह पहली बार होता है जब वे अनोमली से डील कर रहे होते हैं और डिफिकल्टी की लिमिट्स पुश हो रही होती हैं। उसी मोमेंट उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। क्रीचर्स फाइट में बिजी होते हैं और उनमें से एक ये नोटिस नहीं करता कि उसकी बैक पर एक लड़की है। उसका प्लान होता है उस मॉन्स्टर को ढूंढना जो सारा केओस क्रिएट कर रहा है, लेकिन बिना नोटिस किए एक और क्रीचर उससे टकरा जाता है। फ्री फॉल में वह एक और मॉन्स्टर को एम करती है। होल्ड करने के लिए वह अपनी डैगर्स में से एक यूज करती है। आखिरकार मॉन्स्टर्स उस पर ध्यान देते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। ली को लगता है कि 1-on-1 वह हैंडल कर सकती है, इसलिए वह शैडो डांस एक्टिवेट करती है, लेकिन वह अकेली नहीं होती। यह एक ऐसी फाइट बन जाती है जिसका एंड दिखता नहीं। उसी समय एक स्पेल उसके बॉडी को ग्रेज करता है। कुछ मोमेंट्स बाद एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। वाइस लीडर समझ नहीं पाती कि इतनी एनर्जी कहां से आ रही है। प्रोटैगनिस्ट डिवाइन स्वॉर्ड मैजिक यूज कर रहा होता है और वह यूजुअल से कहीं ज्यादा क्रिएट कर रहा होता है। वह उसकी लिमिटलेस पावर को खुद देख रही होती है। चाशी हायन कहता है कि वह हंटर बनने का खेल खेल कर थक चुका है। एक साथ हजारों स्वॉर्ड समन हो जाती हैं। लाइट की एक रेन मॉन्स्टर्स को अनाइलेट कर देती है। बस सेकंड्स में सब ऑब्लिटरेट हो जाते हैं। फाइट खत्म हो जाती है, लेकिन एक सवाल रह जाता है, अगर ऐसा किसी और डंजन में हुआ तो डेंजर क्या होगा। इस पॉइंट पर डंजन डेंजर लेवल सिस्टम शायद रिलायबल नहीं रहा। अगर ऐसा कहीं और हुआ तो पूरा ग्रुप वाइप आउट हो सकता है। शायद सोलर फेस्टिवल अब टॉप प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन एक बात श्योर है, पार्क ट्यून इसका फायदा उठाना चाहेगा। अगर वह केयरफुल नहीं रही तो वह उन्हें क्रश कर देगा। ली इस मोमेंट पर समझ नहीं पाती कि क्या करे। जब वह डिस्ट्रैक्टेड होती है, कोई उसके चेहरे के सामने कुछ रख देता है। चाशी हायन कहता है कि वह बहुत डिस्ट्रैक्टेड है। वह उसे एक स्टोन दिखा रहा होता है जो बाकी से अलग है। ली एक्सप्लेन करती है कि यह स्किल स्टोन है और क्योंकि ये बड़े मॉन्स्टर से आई है, इसकी पावर भी वैसी ही होगी। लेकिन ली अब भी डिस्ट्रैक्टेड लगती है। वाइस लीडर हीरो को बुलाती है और कहती है कि वह उसे कुछ बताना चाहती है। एक महीने बाद यंग लोग सोलर फेस्टिवल और एक गिल्ड के रुकी के बारे में बात कर रहे होते हैं। अपेरेंटली प्रोटैगनिस्ट इंटरनेट पर फेमस हो चुका होता है। लोग कहते हैं कि वह ऑरोरा का सीक्रेट वेपन है। किम रियलाइज करता है कि वह फंस चुका है। ट्वाइलाइट मीटिंग के दौरान मेंबर्स गुस्से में होते हैं क्योंकि उन्हें उस रुकी के बारे में कुछ नहीं पता जो सेंसेशन बन चुका है। उनमें से एक को तो यह भी रियलाइज नहीं होता कि गिल्ड लीडर मीटिंग में मौजूद है। लीडर काम दिखता है, लेकिन तुरंत उस आदमी को बैठने का ऑर्डर देता है। एम्बैरेस्ड होकर वह मान जाता है। लीडर कहता है कि ऑरोरा ने अपना ट्रम्प कार्ड बहुत जल्दी रिवील कर दिया है। सूनर और लेटर उन्हें पता चल ही जाएगा कि प्रोटैगनिस्ट रियल डील है या नहीं, लेकिन अभी के लिए वे उसे गेम से बाहर निकालने वाले हैं। किम चू हो कैफेटेरिया में बैठा होता है, साफ तौर पर नर्वस। वह अपनी वॉच देखता रहता है, जैसे किसी के आने का इंतजार कर रहा हो। गेस्ट को देखते ही वह तुरंत खड़ा हो जाता है। वह खुश होता है कि उस इंसान ने इनविटेशन एक्सेप्ट कर ली। हीरो चाशी हायन जगह को ध्यान से देखता है। वह सामने बढ़े हुए हाथ को भी देखता है। एंड में वह हैंडशेक एक्सेप्ट कर लेता है। फिर वह पूछता है कि क्या वह यंग मैन किम चू हो है, वही असिस्टेंट जिससे उसे मिलना था। लेकिन तुरंत उसे याद आता है कि उसे लेस इनफॉर्मल होना चाहिए। इसी वजह से किम को प्रोटैगनिस्ट काफी रूड लगता है। लेकिन यही किम का गोल होता है, हीरो के बारे में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करना। असिस्टेंट को ऑब्जर्व करते हुए चाशी हायन सोचने लगता है कि क्या ट्वाइलाइट के लोग सबके सब बेवकूफ हैं। किम टेबल पर एक मैजिकल साउंड प्रूफिंग डिवाइस रखता है। बटन प्रेस करते ही एक साउंड आइसोलेटिंग कर्टन बन जाती है जो अंदर और बाहर की सारी आवाजें कट ऑफ कर देती है। हीरो को यह देखकर फनी लगता है कि वह प्राइवेट कन्वर्सेशन के लिए कितना ईगर है। किम सबसे पहले कहता है कि उसकी गिल्ड प्रोटैगनिस्ट के साथ पार्टनरशिप करना चाहती है। चाशी हायन कहता है कि वह पहले ही ऑरोरा के साथ कोऑपरेट कर रहा है। किम कहता है कि उसे यह पता है और प्रोटैगनिस्ट को फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल रहा है। इसके अलावा उन्हें सेयोजिन इंसिडेंट के बारे में भी पता है और वे ली के साथ डंजन्स में प्रोटैगनिस्ट को ट्रैक कर रहे थे। फिर भी उन्हें पता है कि प्रोटैगनिस्ट ने ऑरोरा ज्वाइन नहीं की। इंस्टेड उसने वन मैन गिल्ड बनाई और ऑरोरा के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप बना लिया। यह सब जानने के बाद किम कंक्लूड करता है कि प्रोटैगनिस्ट और गिल्ड के बीच एक गैप है और इसी वजह से वह डील ऑफर करता है, यह प्रॉमिस करते हुए कि वह उसे उसकी जरूरत से भी ज्यादा देगा। चाशी हायांग उस आदमी के बारे में अपनी ओपिनियन चेंज करता है। आर्गुमेंट सॉलिड होते हैं और पिच परफेक्ट लगती है। किम पेपर वर्क एक्सप्लेन करने की ऑफर देता है, लेकिन हीरो मना कर देता है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वह सिर्फ क्यूरियोसिटी में आया था, लेकिन अब उसे रियलाइज होता है कि यह टाइम वेस्ट था। नेगोशिएशन बचाने की कोशिश में किम कहता है कि अगर वह फेस्टिवल में पार्टिसिपेट नहीं करता तो वह बहुत पैसा कमा सकता है। लेकिन चाशी हायांग कहता है कि ली का उस पर काफी एहसान है और उसे हारना पसंद नहीं है। फिर भी किम उसे जाने से रोकने की कोशिश करता है। उसके पास और भी बहुत कुछ कहने को होता है। तभी एक आदमी असिस्टेंट से पूछता है कि वह दरवाजे को कब तक घूरता रहेगा। गिल्ड लीडर
वहाँ पूरे टाइम मौजूद होता है। पार्क को याद आता है कि उसने किम से क्या कहा था। वह चाहता था कि असिस्टेंट कन्वर्सेशन को जितना हो सके उतना लंबा खींचे, क्योंकि वह शुरू से सब सुन रहा था। किम अपोलोजाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन पार्क कहता है कि अब कोई फायदा नहीं है। उसने जो देखा वह अजीब था। मीटिंग छोड़ते हुए वह सोचता है कि यह शाशी हायोन आखिर है कौन। ली को मीटिंग की रिपोर्ट मिलती है और वह सोचती है कि पार्क काफी पिस्ड होगा। हीरो कहता है कि पार्क को शायद अब पता चल गया है कि वह मुरिम से आया है, लेकिन क्योंकि उसका टाइटल ज्यादा नहीं फैला, सब ठीक है। ली को लगता है कि उसका प्लान फेल होने की वजह से वह कुछ टाइम तक उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है, जिस पर वाइस लीडर कहती है कि फिलहाल कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। हीरो को याद आता है जब उसने डंजन में असली मॉन्स्टर को ढूंढकर उसकी लाइफ बचाई थी। हीरो पूछता है कि क्या वह किसी और तरह से हेल्प कर सकता है, लेकिन वह कहती है कि अभी नहीं। फिर भी वह नोटिस करती है कि शाशी हायन थोड़ा डाउन साउंड कर रहा है। इससे पहले कि वह कुछ कहे, उसकी सिस्टर कॉल करती है और कहती है कि निकलने का टाइम हो गया है। कॉल कट होते ही दोनों सेमेट्री की तरफ जाते हैं। ग्लास के पीछे उनकी फैमिली की फोटो लगी होती है। चुनुल अपने फादर से कहती है कि उसका भाई आखिरकार वापस आ गया है, लेकिन हीरो ये सब थोड़ी डिस्टेंस से देखता है। उसे लगता है कि यहाँ आना मिस्टेक था। प्रोटैगनिस्ट अब बहुत बदल चुका होता है। वह रो भी नहीं पाता, ऐसे मोमेंट में भी नहीं। वह अपनी सिस्टर को अपनी ये इनह्यूमन साइड दिखाना नहीं चाहता। शिंसुल पूछती है कि क्या उसे कुछ फील नहीं हो रहा। वह कहती है कि वह न तो सैड लग रहा है, न ही थोड़ा सा इमोशनल। उसकी सिस्टर इंसिस्ट करती है कि वह कुछ बोले। वह बस इतना कह पाता है, आई एम सॉरी, क्योंकि वह अब ऐसा इंसान बन चुका है जो वह देखना चाहती थी वैसा बन ही नहीं सकता। और यही बात शाह उन सोल को बहुत अपसेट कर देती है। लड़की अपने भाई पर चिल्लाती है और कहती है कि वह उसकी बात समझ ही नहीं रहा। वह सिर्फ एक ही चीज चाहती थी। उसी मोमेंट उसे बचपन की एक मेमोरी याद आती है। वह समझ नहीं पाती कि वह इतना बदल कैसे गया और इतना कोल्ड क्यों हो गया। जाशी हायन अब उसे भाई जैसा फील नहीं होता, लेकिन अब यह उसके लिए मैटर भी नहीं करता। वह वैसे भी काफी टाइम से अकेली रह रही थी। उसकी सिस्टर वहां से चली जाती है। हीरो सोचता रहता है कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था, और वह जानना चाहता है कि वह इतना क्यों बदल गया। वह यह भी समझना चाहता है कि उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है। अचानक एक मैसेज अपीयर होता है। यह मीम का स्टेटस विंडो होता है। वह पूछता है कि प्रोटैगनिस्ट अभी भी ह्यूमन फॉर्म क्यों मेंटेन कर रहा है। जोशी हायन को समझ नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है। नेक्स्ट मैसेज कहता है कि डिनायल बंद करे, अगर वह चाहे तो वे एक नया डील कर सकते हैं। हीरो सोचता है कि यह एंटिटी अब भी ग्रीडी है, लेकिन अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वह सेलेस्टियल गॉड से बात कर रहा है। मैसेज कहता है कि वह प्रोटैगनिस्ट की लाइफ फिर से एंड कर देगा। ऑफ कोर्स शाशी हायन पीछे नहीं हटता। वह प्रॉमिस करता है कि वह इस गॉड को ढूंढेगा और डिस्ट्रॉय करेगा। मैसेज कहता है कि चैलेंज एक्सेप्टेड है। इसके बाद पैनल डिसअपीयर हो जाता है। हीरो फिर से डीप थॉट में चला जाता है। एवरीथिंग रीसेट होने की थ्रेट को वह सीरियसली लेता है, क्योंकि उसके पास बस उसकी सिस्टर ही है। शॉन सोल पीछे मुड़कर देखती है और रियलाइज करती है कि वह अकेली है। उसका भाई उसके पीछे नहीं आया। कुछ दिनों बाद एक प्रेजेंटर बहुत एक्साइटेड दिखाई देती है। वह अनाउंस करती है कि वह दिन आ गया है जिसका सबको इंतजार था, जब हीरोज डंजन्स एक्सप्लोर करेंगे और मॉन्स्टर्स से फाइट करेंगे। कोरिया का सबसे बड़ा इवेंट सोलर फेस्टिवल शुरू हो चुका होता है। यह सेलिब्रेशन गिल्ड्स के बीच हार्मनी प्रमोट करने के लिए बनाई गई होती है, लेकिन साथ ही लोगों को हंटर्स को एक्शन में देखने का मौका भी देती है। प्रोटैगनिस्ट को यह फेस्टिवल ओलंपिक्स जैसा फील होता है। बताया जाता है कि पब्लिक हंटर्स को मूवी हीरोज की तरह देखती है। सोलर फेस्टिवल का एक गोल हंटर्स की इमेज को ज्यादा फ्रेंडली बनाना भी होता है। ली कुछ गलत नोटिस करती है। वह अपनी टी साइड में रखती है और सवाल पूछती है। वाइस लीडर पूछती है कि क्या उसका चाह अनिल के साथ फाइट हुआ था। दोनों का ग्रम्पी दिखना कोई सरप्राइज नहीं होता। वह पहले से गैस कर लेती है कि फॉल्ट हीरो का ही होगा। हीरो ली से कहता है कि वह उसे किसी दूर और क्वाइट जगह पर हाउस ढूंढने में हेल्प करे। ली कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन जैसे ही वह सुनती है कि उसे मर्म से मैसेज मिला है, वह शॉक हो जाती है। हीरो श्योर नहीं होता, लेकिन उसे लगता है कि सेलेस्टियल गॉड उसके पीछे आ रहा है। वह नहीं जानता कि यह फाइट कैसी होगी, लेकिन वह अपनी सिस्टर को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। ली ये सब सुनकर और ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। उसके लिए यह लॉजिक नहीं बनता कि किसी को बचाने के लिए उसकी लाइफ से गायब हो जाना सही है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट को लगता है कि चेडन सोल को उसके जैसे भाई की जरूरत नहीं है। जैसा कि उसने खुद कहा था, जिसे वह जानती थी वह इंसान गायब हो गया और कभी वापस नहीं आया। शायद वही MIMM में रह गया। ली ये नॉनसेंस सुनकर खुद को रोक नहीं पाती और उसे पंच मार देती है। वह मानती है कि उसे दूसरों के मैटर्स में पढ़ना पसंद नहीं है, लेकिन अगर उसका भाई ऐसा बोलता तो वह भी उसे पंच कर देती। वह कहती है कि वह अपनी सिस्टर को उससे बेहतर जानती है। एक आदमी चाउनील को ढूंढते हुए आता है, लेकिन वाइस लीडर को अवर्ड सिचुएशन में देखकर रुक जाता है। ली प्रोटैगनिस्ट शराकट से कहती है कि वह कहीं न जाए। वह अभी लौट कर आती है। किसी वजह से हीरो पूरी तरह स्पीचलेस रह जाता है। उसे एक बड़ा रियलिटी चेक मिल चुका होता है। फेस्टिवल शुरू होने से पहले प्रेजेंटर ओपनिंग सेरेमनी देखने के लिए इनवाइट करती है। औरोरा के हेड जान हो एक पैलाडिन एंटर करते हैं। उनके साथ ट्वाइलाइट के वाइस जांग सेंगुक एक रोग होते हैं। एक लड़की बताती है कि ये दोनों कभी एक ही ग्रुप में हुआ करते थे। अब वाइस लीडर की तरफ ग्रीटिंग के लिए एक हैंड बढ़ता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि एंगर हावी हो जाएगा, लेकिन ली खुद को संभाल कर पार्क को पोलाइटली ग्रीट करती है। वह कमेंट करती है कि वह छोटा लड़का जो उसकी रिप्लेसमेंट था अब काफी बड़ा हो गया है। आदमी ऑफेंडेड हो जाता है, लेकिन उसका लीडर उसे रोक देता है। पार्क पलटकर कहता है कि उसने सुना है ली किसी रुकी की केयर कर रही है और कमजोर लोगों पर टाइम वेस्ट कर रही है, लेकिन ली को इसमें थ्रेट सुनाई देता है कि वह उसके सारे इंपॉर्टेंट बॉन्ड्स फिर से तोड़ देगा। फिर भी वह जवाब देती है कि वह इसे कॉम्प्लीमेंट की तरह लेगी। असल में वह उसकी चैलेंज एक्सेप्ट कर रही होती है। सोलर फेस्टिवल अब ऑफिशियली बिगिन हो चुका होता है। एक मैच पहले ही स्टार्ट हो चुका है। फाइट अनफोल्ड होती है, जहां एक वॉरियर अपनी फ्लरी स्ट्राइक एबिलिटी यूज कर रहा होता है। अपने शील्ड को बड़ी मुश्किल से संभालते हुए लड़की सामने से आ रहे ब्लोज को ब्लॉक करने की कोशिश करती है। तभी वॉरियर मौका देखकर अपनी स्पीयर से फिर से अटैक करता है। आखिरकार वह इसे झेल नहीं पाती और डिफीट हो जाती है। 5वां 1-on-1 मैच ट्वाइलाइट मेंबर की जीत के साथ खत्म होता है और ब्लंट स्पीयर होने के बावजूद वह अपने ओपोनेंट को सीरियसली इंजर कर देता है। पार्क रिजल्ट से सेटिस्फाइड होता है, भले ही मैच उसकी उम्मीद से ज्यादा लंबा चला हो, खासकर ऐसे इंसान के खिलाफ जिसे वह कुछ खास नहीं मानता। नेचुरली ली को उसका एटीट्यूड बेहद एरोगेंट लगता है। आखिर में लीडर वहां से निकल जाता है, यह सोचते हुए कि अगला मैच ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ली बस देखते रहती है क्यूरियस होकर। एग्जिट पर उसका वाइस लीडर खड़ा होता है। रोव पार्क से पूछता है कि वह लेई को कब खत्म कर सकता है, लेकिन लीडर उसे रिलैक्स रहने को कहता है। उसका टाइम आने वाला है। इस मोमेंट पर उसकी दिलचस्पी चा उनसिल में ज्यादा होती है। वह उसे हाई कहना चाहता है। प्रेजेंटर आर्चर सर्वाइवल अरीना अनाउंस करती है और शार्प शूटर्स को एक्शन में देखने के लिए काफी एक्साइटेड लगती है। वह अपने पार्टनर से पूछती है कि वह किसे सपोर्ट कर रहा है। कमेंटेटर कहता है कि उसकी नजर चांसुल पर है, क्योंकि वह यंग है और अब तक काफी अच्छे रिजल्ट्स दिखा चुकी है। भले ही हाल ही में उसे रेड वुल्फ डंजियन
इंजेक्शन में एक्सीडेंट हुआ हो। कुछ टीम मेंबर सवाल उठाते हैं कि उस इंजेक्शन के बाद भी वाइस लीडर ने उसे स्क्वाड का चार्ज क्यों दिया। यह सुनकर चंसुल उन्हें ललकारती है कि अगर कुछ कहना है तो सामने आकर कहें। दोनों गॉसिप करने वाले लोग चुप हो जाते हैं। आखिर में वे शर्मिंदा होकर वहां से निकल जाते हैं। शिनसोल में मेंटल फटीग साफ नजर आने लगती है। वजह यह होती है कि उस दिन के बाद से उसने अपने ब्रदर से बात नहीं की है और बस ये सोचकर ही उसे एंग्जाइटी होने लगती है। उसी समय उसे एक मैसेज मिलता है कि कोई उससे मिलने आया है। नेचुरली शिनोल खुद को प्रिपेयर करती है, लेकिन उसकी डिसअपॉइंटमेंट तब होती है जब सामने वाइस लीडर होती है, जो बस ये पूछने आई होती है कि वह ठीक है या नहीं। शिनसोल सस्पिशियस हो जाती है, लेकिन ली कहती है कि वह अपनी टीम को एनकरेज करने आई है। वह बताती है कि वह प्रोटैगनिस्ट के साथ आने वाली थी, लेकिन वह गायब हो गया। ली तुरंत रियलाइज कर लेती है कि उसने उसकी नर्व टच कर दी है। उसकी हालत समझते हुए वाइस लीडर लड़की को सलाह देती है कि वह अपने ब्रदर से बात करे। चॉनेल पूछती है कि ली उसकी लाइफ में इंटरफियर क्यों कर रही है। ली जवाब देती है कि वह बस उस इंसान की चिंता कर रही है जिसमें उसने इन्वेस्ट किया है। चासोल को लगता है कि वाइस लीडर उसके ब्रदर को शेमलेस तरीके से कंट्रोल कर रही है। वह ली को ब्लेम करती है कि उसके भाई ने नॉर्मल लाइफ वापस मिलने के तुरंत बाद हंटर बनने का फैसला कर लिया। चासोल के हिसाब से उसे कभी इस वर्ल्ड में एंटर ही नहीं करना चाहिए था। उसे पहले से ज्यादा स्ट्रांग बनने की जरूरत ही नहीं थी। उसके लिए साफ है कि उसका भाई कुछ छुपा रहा है। आंखों में आंसू लिए वह कहती है कि वह अब वही इंसान नहीं रहा जिसे वह जानती थी। वह अब कोल्ड और डिस्टेंट हो चुका है। अनाउंसर बताता है कि आर्चर ट्रायल शुरू होने वाला है। चयुन सोल परमिशन मांगती है और अपने बिहेवियर के लिए अपोलोजाइज करती है, लेकिन जाने से पहले ली कहती है कि उसके भाई ने कभी इतना बदलना नहीं चाहा था। वह बताती है कि उसने भी वही सफरिंग झेली है जो चाशी हेन ने झेली। ली कहती है कि वह हेल में गिरा था और वहां काफी टाइम बिताया। ऐसे एक्सपीरियंस से कोई इंसान नॉर्मल होकर वापस नहीं आ सकता और जाहिर है वह नहीं चाहता कि उसकी सिस्टर उसका वह साइड देखे। लेकिन चा उनसोल को अजीब लगता है कि यह सब उसे वाइस लीडर से सुनना पड़ रहा है, अपने ब्रदर से नहीं। उसे फील होता है कि वह उसके ट्रस्ट के लायक नहीं है, ली से अलग जो उसके ब्रदर के लेवल की है। चा उनसोल के जाने के बाद वाइस लीडर किसी डायरेक्शन में देखती है। अपेरेंटली वह पूरा टाइम वहीं खड़ा था और सब सुन रहा था, भले ही वह मानने को तैयार ना हो। वह जानती है कि वह अपनी छोटी सिस्टर की बहुत केयर करता है, उसे ऐसे छोड़ नहीं सकता जैसा वह कह रहा था। ली को यह एटीट्यूड पार्क की याद दिलाता है। वह उसे पकड़ती है और चिल्लाकर कहती है कि चा उनसोल अब छोटी बच्ची नहीं रही और उसे ज्यादा ऑनेस्ट होना चाहिए। ली को नहीं लगता कि इंटेंशंस छुपाने से उनके रिलेशनशिप को कोई फायदा होगा। वाइस लीडर उसे फॉलो करने को कहती है क्योंकि वह उसे चा उनसोल का एक ऐसा साइड दिखाने वाली है जिसे वह नहीं जानता। फ्लेयर सिग्नल स्टार्ट का इशारा देता है। रबल के बीच से फिगर्स बाहर आते हैं। कुछ ही मोमेंट्स में दोनों गिल्ड्स की 6 स्क्वाड्स आमने सामने होने वाली होती हैं। पार्क ये सब देख रहा होता है, इस बात से डरा हुआ कि अब क्या होने वाला है। आखिरकार उसने कुछ स्पेशल प्रिपेयर किया होता है और इसी के साथ गेम शुरू हो जाता है। रेडियो पर चार्ली नाम की आवाज आती है कि उन्होंने एनिमी को ढूंढ लिया है। टीम गोल्फ बताती है कि वे भी 200 मीटर दूर कॉम्बैट में हैं। ची उननिल को अपने ब्रदर के साथ हुआ आर्गुमेंट याद आता है। इसी वजह से उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। जो बात उसे और अपसेट करती है वह यह है कि उसने ली पर भरोसा किया, उस पर नहीं। कुछ मैसेजेस परस्यूट के बारे में आते हैं, लेकिन चाय उनसल का ध्यान अब भी उसी आर्गुमेंट पर रहता है। तभी वह एनिमी को स्पॉट करती है, लेकिन टीम रिपोर्ट करती है कि टारगेट उसके लिए बहुत दूर है। -300 मीटर एक स्नाइपर की रेंज से बाहर होता है, लेकिन लड़की रिस्क लेती है। शिनसोल अपने एरो को एनर्जाइज करती है और स्नाइपर स्किल यूज करती है। टारगेट को अटैक आते हुए दिखता है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाता। इसके साथ ही ट्वाइलाइट का छठा मेंबर गेम से एलिमिनेट हो जाता है। वह कंफर्म करती है कि उसने टारगेट हिट किया है और पूरी टीम हैरान रह जाती है। चायन सोल बस यही चाहती है कि उसे अंडर एस्टिमेट न किया जाए। बचपन की एक मेमोरी उसे याद आती है जब लोग उसके पूरे फैमिली को खो देने पर उस पर पिटी करते थे। लोग कहते थे कि उसके भाई की बॉडी तक नहीं मिली, लेकिन वह मानती थी कि वह कहीं न कहीं जिंदा है। उसी समय उसने टीवी पर वह मैसेज देखा था, वर्ल्ड में बड़े बदलाव की खबर। गॉडेस ने वार्न किया था कि ह्यूमैनिटी को इवॉल्व करना होगा। गॉड्स, मॉन्स्टर्स और डंजन्स जैसी क्रेजी चीजों की वजह से उसका यकीन और मजबूत हो गया था कि उसका भाई जिंदा है। एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद उसे आर्चर क्लास मिली और स्कॉलरशिप पर हंटर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। वहीं एक दिन कोई उसके सिर पर मिल्क कार्टन उंडेल देता है। लोग उसे ऑर्फन होने की वजह से तंग करते थे। स्टूडेंट्स को यह भी पसंद नहीं था कि वह फ्री में पढ़ रही है, लेकिन इससे पहले कि लड़का कुछ और कह पाता उसे ट्रे से मारा जाता है। शोल उन्हें कहती है कि जेलस मत बनो, जब उनके पेरेंट्स का भी वही हाल होगा तब उन्हें समझ आएगा। लड़का फिर भी उसे इंसल्ट करता है तो वह उसे बाहर फाइट के लिए चैलेंज करती है और इसी तरह वह टॉप पर ग्रेजुएट करती है और सबसे फेमस गिल्ड ऑरोरा में एंटर करती है। एक ब्लू क्रीचर उसकी तरफ चार्ज करता है। चादुनुल खुद को बचाने के लिए बो यूज करती है और एरो के टिप तक पहुंचने की कोशिश करती है। जैसे ही वह ऐसा करती है वह ब्लेड को बीस्ट में घुसा देती है। एक बार फिर उसे खुद ही फेंड करना पड़ता है। ली थोड़ी देर से आती है और कहती है कि वह मदद करने आई है। ऑब्वियसली अब उसे हेल्प की जरूरत नहीं होती। वाइस लीडर रुकी का नाम पूछती है और वह बिना हेजिटेशन आंसर करती है। लीडर का अटेंशन मिलने की वजह से वह यंग एज में ही लीडरशिप का हिस्सा बन जाती है और उस टाइम कुछ लोगों को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। एंड में ये पूरा सफर उसके गोल के साथ अलाइन करता है। च्यूनो स्ट्रांग बनना चाहती थी, अपने ब्रदर के बिना सर्वाइव करना चाहती थी और अपने माइंड को कमजोर नहीं होने देना चाहती थी। इसी वजह से वह खुद को लगातार लिमिट तक पुश करती रहती है। चायांस अपने नेकलेस को देखती है जिसमें फैमिली फोटो लगी होती है। आखिर में उसे लगता है कि यह सब बेकार गया क्योंकि उसका भाई उसे छोड़कर ली के साथ चला गया। वह जानती है कि उसका भाई बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी चौनोल कमजोर नहीं है। टैंट्रम के बाद वह थोड़ा काम हो जाती है। माहौल आम दिनों से ज्यादा क्वाइट होता है। शामसुल रेडियो पर रिपोर्ट करती है कि वह पोजीशन चेंज कर रही है। तभी वह नोटिस करती है एरोस की बारिश उसकी तरफ आती है। दुर्भाग्य से वह सीधे हिट हो जाती है। एक ग्रुप रिपोर्ट करता है कि टारगेट लोकेट हो गया है। शुक्र है कि एरो उसके मसल को पियर्स नहीं करती, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि टिप्स ब्लंट होने चाहिए थे और वैसे ही थे। अपेरेंटली वे लोग रियल वेपन्स यूज कर रहे होते हैं। ग्रुप लीडर रिपोर्ट करता है कि इस एरिया में कोई सिग्नल नहीं है जिससे हेल्प बुला सकें। चैटन सोल को यह अम्यूजिंग लगता है और वह कहती है कि उसे अपनी लाइफ में कभी ऐसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ी। सबसे पहले वह एरो को बाहर